हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बेटा वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है हम आपको पढ़ा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी और आज है इसका बेटा कौन सा लेक्चर 5 इस चैप्टर का ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। तो लेक्चर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको बेटा मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था। आपने जाना था आखिर किस तरीके से जो है हमारा सीएनएस जो है बेटा सिग्नल भेजता है मसल्स को, यानी कि मसल फाइबर को, और उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। जिसके अंदर आपने ये भी देखा लेंथ ऑफ सार्कोमियर पर क्या असर पड़ा, आई बैंड की लेंथ पर क्या असर पड़ा, एच जोन, ए बैंड, एच आपकी क्या कहते हैं। आपने सारी चीजें जो है कल अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ ली थी। मैं उम्मीद करता हूं कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो उसे स्किप करके सीधे 5th लेक्चर देख रहा होगा। बेटा अगर लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा और सीधे 5th देखने आ रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप समझा करो चीजें, ठीक है। बेहतरीन तरीके से समझाया था, एक एक स्टेप एक एक कंसेप्ट अलग ही लेवल पर जाके जो है आपको डिलीवर करा गया था। तो आज हम लेक्चर 5 में क्या करेंगे, देखो। सबसे पहले तो मसल कॉन्ट्रैक्शन तुमने पढ़ लिया, वहां पर आपका मसल रिलैक्सेशन रह गया था। मसल रिलैक्सेशन हम पहले देखेंगे, आखिर मसल रिलैक्स किस तरीके से करेगी। इसके अलावा उसके बाद हम देखेंगे कि भैया जिस तरीके से आपके ब्लड में बेटा हीमोग्लोबिन मिलता है, क्या काम होता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन भैया आपके क्या डिलीवर करते डोल रहे थे, आपके बेटा ऑक्सीजन को डिलीवर करते डोल रहे थे पूरे शरीर के अंदर। सेम वे में हीमोग्लोबिन जैसा एक होता है बेटा मायोग्लोबिन, वो आपके मसल फाइबर्स में देखने को मिलता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन है वो मायोग्लोबिन को दे देता है और मायोग्लोबिन का काम होता है मसल्स में जो है ऑक्सीजन देना, ठीक है। तो मायोग्लोबिन के बारे में जानेंगे, ठीक। उसी के बेसिस पर आप देखोगे बेटा टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, जिसके अंदर आप रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर के बारे में जानोगे, ठीक। उसके बाद हम आपको जो है स्टार्ट करेंगे बेटा स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर मैं आज आपको जितनी हड्डी हमारे शरीर में मिलती हैं, कितनी मिलती है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के शरीर में, 206 हड्डियां, 206, उनको जानेंगे आखिर वो जो है किस तरीके से डिवाइडेड है, यानी कि उसका क्लासिफिकेशन। आज ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, एक हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, जो हमारी कल की रह गई थी। इतना सब हमें जो है आज कवर करना है बेहतरीन तरीके से, आपको मजा आएगा। अलग लेवल पे आज का लेक्चर रहेगा जैसा हम हमेशा पढ़ाते हैं। और किसी भी बच्चे को जो है अगर इसके नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो उसे कुछ नहीं करना, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहां से मिल जाएगा। क्यूआर कोड तुम्हारे सामने है, स्कैन करके भी तुम वहां पर पहुंच जाओगे। और नहीं तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां तुम्हें टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अरे यार सांस में अलग सा ही हो गया, तो एक साथ बोला ना एकदम फ्लो में चलो आओ देखो। तो चलो मैं बात करता हूँ मसल रिलैक्सेशन की, जरा सुनना मेरी बात ध्यान से तुम लोग। एक बात बताओ, जब आपको मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना था तो सिग्नल कहां से भेजा गया था। सीएनएस ने भेजा था, बिल्कुल भेजा था। किसके थ्रू भेजा था, मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजा था। कहां तक भेजा था, किसके पास भेजा था, आपके मसल फाइबर के पास, ठीक है। अब अगर आपको मसल को रिलैक्स कराना है, सबसे पहले क्या कट करना होगा, सबसे पहले ऐसा करो तुम सिग्नलिंग कट कर दो। सीएनएस भैया सिग्नल भेजना कर देगा बंद, सीएनएस ने सिग्नल भेजना बंद कर दिया, मसल्स के पास सिग्नल पहुंचेगा नहीं। और जब उनके पास पहुंचेगा नहीं तो आप एक चीज समझो बेटा, सिग्नल पहुंचने से हो क्या रहा था, अल्टीमेटली कैल्शियम निकल रहा था ना। कहां से निकल रहा था, एस ई आर से, आपका जो है क्या कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मैंने एस ई आर बोल दिया, माफ करना बेटा गलत बोल दिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसमें वो आपका क्या था, स्टोर हाउस था कैल्शियम का, उसमें से कैल्शियम निकल रहा था, फिर वो टीपीसी पे बाइंड कर रहा था। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सीएनएस के थ्रू हम बंद कर देंगे, कोई सिग्नल नहीं आएगा, जिससे जो है बेटा क्या हो जाएगा, वो फर्दर जो निकल रहा था वो बंद हो जाएगा। अब कुछ कैल्शियम निकला पड़ा है जो कि बेटा बाइंड हुआ पड़ा है, किसके साथ, आपके टीपीसी के साथ, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, जो कैल्शियम पड़ा हुआ है उसे भी ये क्या करेगा, आपका जो ये होता है अपना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसको वापस लेना क्या कर देगा, आपका शुरू कर देगा, ठीक है। तो एक्टिव पंपिंग के थ्रू जो है बेटा इसको ये क्या कर लेता है, अपने अंदर वापस ले लेता है। इस तरीके से जब कैल्शियम नहीं रहेगा तो बेटा क्या होगा, तो आपका टीपीसी से कोई बाइंड नहीं करेगा, और टीपीसी से बाइंड नहीं करेगा तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन मिलकर क्या करेंगे, जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो उसको क्या कर लेंगे, फिर से कवर कर लेंगे। और कवर हो गया तो बेटा आपका क्या होगा, रिलैक्स होगी मसल, कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, जब एक्टिन जो है बेटा आपकी मायोसिन का हेड जब एक्टिन के साथ इस तरीके से क्रॉस ब्रिज बना लेता है और फिर क्या करता है, पावर स्ट्रोक देता है, तभी तो होता है कॉन्ट्रैक्शन।
तो जब बाइंडिंग नहीं होगी तो पावर स्ट्रोक कहाँ से आएगा। तो इस तरीके से आप जो है बेटा रोक दोगे, और जब ये रुक जाएगा तो जो जेड लाइंस आपकी आगे आ गई थी, समझ रहे हो, वो जेड लाइंस वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चली जाएंगी। सार्कोमियर की लेंथ वापस बैक टू द नॉर्मल हो जाएगी, आई बैंड की नॉर्मल हो जाएगी, जो आपका एच जोन जो डिसअपेयर होने लगा था वो वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर पहुंच जाएगा, और ए बैंड पे तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? यही जो है वो हमें लिखना है यहाँ पर। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ फिर हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलो, तो देखो अब आप हेडिंग डालोगे बच्चों मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, आपकी हेडिंग होगी मसल रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन। अब जरा ध्यान से आप देखें, मैंने आपसे क्या कहा, देखो मैं वो वाली रामायण तो यहाँ पर नहीं लिखवा रहा। कौन सी वाली? मैं चाहता तो वो लिखवा सकता हूँ यहाँ पर कि भैया अब हमें सिग्नल रोकना तो हमें क्या करना होगा, रिलैक्स कराना है मसल को, तो भैया सिग्नलिंग रोक देंगे। सिग्नलिंग रोक देंगे तो उससे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन नहीं आएगा। एसिटाइल कोलिन नहीं आएगा तो क्या होगा, सार्कोलेमा जो बेटा डीपोलराइज हो रहा था वो नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक सिग्नल भेज रहा था वो भी बंद हो जाएगा। वो बंद हो जाएगा तो आपका जो कैल्शियम का क्या है, आपका जो उससे निकल रहा है कैल्शियम, वो भी आपका जो सार्कोप्लाज्म में आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा। ये सब बातें आपको पता है। ठीक है, सिग्नल रुक गया तो ये सारी चीजें अपने आप रुक जाएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो लिखाएंगे जो जरूरी है, जो कि आप काफी बच्चे भूल जाते हो। वो क्या है कि भैया जो कैल्शियम पहले से पड़ा हुआ है उसको वापस लेता है। कौन लेता है? आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसे ही ये वापस लेगा कोई कैल्शियम वहां पे अवेलेबल होगा नहीं। कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा तो बेटा जो आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन पर प्रेजेंट है, फिर से उसकी क्या हो जाएगी, मास्किंग हो जाएगी। देखो इस तरीके से मास्किंग हो जाएगी। ठीक है, और अपनी जो जेड लाइन है वो वापस अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएंगी। और इसी को कहते हो आप बच्चों क्या, रिलैक्सेशन। तो देखें जरा ध्यान से, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो ये ये देखो कुछ इस तरीके से बनाए थे। ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे बच्चों टीटीब्यूल्स। याद आ रहा है, इन फोल्ड्स ऑफ सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के फोल्ड्स को ही तो कहते हैं बच्चों आपके क्या, टीटीब्यूल्स। तो देखो अंदर इस तरीके से हमने क्या बनाया था, इस तरीके से हमने बनाया था आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो यहाँ पर बेटा आपके क्या मौजूद है, यहाँ पर प्रेजेंट है आपका कैल्शियम आयन जो टीपीसी से बाइंड कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इस कैल्शियम को वापस लेना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो आपको समझ में आ गई चीजें? तो लिख दूं मैं इसी के बारे में। तो देखो ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, आप लिखोगे बेटा कैल्शियम आयंस पंप्ड बैक टू, कैल्शियम आयंस पंप्ड, बेटा इनकी पंपिंग करी जा रही है। और मैं आपको बता दूं ये एक्टिव पंपिंग होती है, बट आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, कैल्शियम आयन पंप्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर देखो किसी बच्चे को वो वाली बात याद नहीं रहती है तो भैया आप साइड में ये भी लिख लोगे, क्या लिख लोगे कि भैया नर्वस जो सीएनएस जो सिग्नल भेज रहा था वो उसने बंद कर दिया है। अब उसने कॉन्ट्रेक्शन के लिए सिग्नल भेजना बंद कर दिया तो मसल अपने आप रिलैक्स कर जाएगी। वो वाली बात आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो। ठीक है, मैं नहीं लिखवा रहा, आप इतना लिख लो। देखो तो इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, इससे आपको देखने को मिलेगा नो कैल्शियम अवेलेबल। भैया कैल्शियम अब अवेलेबल है ही नहीं, नो कैल्शियम आयन अवेलेबल। और जब भैया कैल्शियम आयन अवेलेबल ही नहीं है तो भैया कैसे होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो भैया क्या होगा, मास्किंग हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे हो जाएगी बच्चों आपकी मास्किंग। तो आप लिखोगे मास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन एक्टिन, मास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन एक्टिन, प्रेजेंट ऑन एक्टिन। तो भैया जो एक्टिन पर आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है उनकी क्या हो जाएगी, मास्किंग हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम को वापस ले लिया गया। और जैसे ही ये होगा ये क्या कॉज कर देगा, ये बच्चों आपकी जेड लाइंस को वापस अपनी पोजीशन पर भेज देगा। ठीक है, और जेड लाइंस क्यों वापस जा रही है, क्यों, क्योंकि भैया जो आपका जो मायोसिन के हेड ने इस तरीके से अंदर की तरफ
सेंटर ऑफ सार्कोमियर की तरफ जो खींचा था, किसको खींचा था बेटा, एक्टिन फिलामेंट को, थिन फिलामेंट को, वो वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर पीछे की तरफ जाना लगेगा और उसी से अटैच है आपकी जेड लाइन, तो जेड लाइन भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चले जाएगी। इसी को कहते हैं मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न ऑफ जेड लाइन। आप यहाँ पे लिखोगे क्या बच्चों, आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न ऑफ जेड लाइन्स back to their original position, return of z lines back to their original position, back to their original position, back to their original position। और इसी को कहते हैं आपके बच्चों क्या, मसल रिलैक्सेशन। इसी को कहते हैं बच्चों आपका क्या, रिलैक्सेशन। इसी को कहते हैं बच्चों आपका रिलैक्सेशन। बताएं आपको क्लियर हो गया, ये मजा आ गया, एकदम से समझ में आ गई, चीजें हिट करी आपको। देखो वही सारी कहानी है। देखो मैं हटता हूं एक बार, जिस बच्चे को नोट करना है वो यहां से नोट कर ले चीजें। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, मैं अब लेता हूं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड। अब जरा देखिए, अब एक बात समझना, आपने कभी एथलीट को देखा है, बिल्कुल एथलीट को देखा होगा। सपोज करो वो एक्सरसाइज कर रहा है, और एक्सरसाइज भी छोटी मोटी नहीं, वो इंटेंस एक्सरसाइज कर रहा है। अब इंटेंस एक्सरसाइज क्या होती है सर, बेटा एक तरीके से अपनी बॉडी को चैलेंज करना, उसकी लिमिट तक पहुंचाना, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। एक बात करो, जितना एक्सरसाइज करेगा, सपोज करो क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, बिल्कुल होगी। क्या मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी की जरूरत है, आपको होगी, बिल्कुल एटीपी की जरूरत है। ठीक है, एटीपी बनती कैसे है, एटीपी मतलब एनर्जी बेटा। ठीक है, तो एटीपी आखिर बन कैसे रही है, अगर मैं आपके केस में देखता हूं तो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हालांकि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, बट रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर आप पढ़ोगे, यानी कि आप एक्चुअल में क्या करते हो, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसी को कहते हो एरोबिक रेस्पिरेशन, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, 38 एटीपी लगभग आपको मिलते हैं। ठीक है, आप इसी को इस्तेमाल करके क्या करते हो, आपकी मसल्स बेटा क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और यही तो एनर्जी है, समझ रहे हो। अब अब आप इतनी ज्यादा इंटेंस क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो कि भैया जो बॉडी की डिमांड है एनर्जी की वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, अब एनर्जी ज्यादा चाहिए तो क्या होता है, आपको बेटा एनर्जी बनाने के लिए ब्रेक डाउन करना पड़ेगा फूड का, और वो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यानी कि आपकी जो चीजें निर्भर कर रही है एनर्जी बनने की, वो आपकी ऑक्सीजन पे कर रही है बच्चों। ठीक है, यानी हमें ग्लूकोज को तोड़ना है, हमें उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब आपको एनर्जी की जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि भैया ऑक्सीजन की सप्लाई उसको मीट नहीं कर पा रही, समझ रहे हो। सपोज करो बेटा इतनी बॉडी की डिमांड है एनर्जी की, ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी है, तो ये जो इतना गैप बचा है, ये एनर्जी कैसे बनेगी, तो बॉडी क्या करती है बेटा, जो हमारी मसल्स होती हैं वो ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देती हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी बेटा बिना ऑक्सीजन के भी तोड़ा जा सकता है, क्या इसी को कहते हैं एनएरोबिक। और इसके अंदर कितनी एटीपी बनती है बेटा, आपकी 2 एटीपी, और बदले में पता है क्या मिलता है बेटा, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, बाय प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है बेटा, उन मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट कर जाता है और हो जाता है मसल फटीग। समझ रहे हो, आपको क्या हो जाएगा, हो जाता है मसल फटीग। इसलिए तो कहते हैं बेटा लिमिट में एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज्यादा कर लोगे तो मसल फटीग हो जाएगा, चला नहीं जाएगा, क्रैम्प आने लगेंगे बार बार शरीर में, समझ रहे हो। तो लिखें यही वाली बात, बिल्कुल लिख देते हैं, आओ चलो नोट। बेटा सारी बातें एनसीईआरटी में दे रखी हैं, ये देखो। तो आप बच्चों नोट में क्या डालोगे, नोट में आप लिखोगे ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। जब कोई भी एथलीट क्या करता है बेटा, इंटेंस एक्सरसाइज करता है, तो आप लिखोगे बच्चों ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज क्या होता है, तो भैया जो बॉडी की डिमांड होती है, ठीक है, तो आप लिखोगे बेटा बॉडीज डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेज। और बेटा वो इस तरीके से बढ़ती है कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई इतनी है तो उसकी एनर्जी की डिमांड इतनी हो चुकी है, तो ये जो गैप है इस गैप को फिल कैसे करा जाएगा, भैया इतनी एनर्जी तो चाहिए, तो एनारोबिक तरीके से तोड़ना शुरू हो जाएगा ग्लूकोज। हालांकि उसमें एनर्जी बहुत कम बनती है और बहुत ही फालतू तरीका है बेटा एनर्जी बनाने का, बॉडी को नुकसान ही करके दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे बॉडीज एनर्जी डिमांड इंक्रीजेस। बॉडीज एनर्जी डिमांड क्या कर रही है बेटा, आपकी इंक्रीज कर रही है, और ये इतनी इंक्रीज कर देती है कि बेटा ये आउटपेस कर देती है। देखो एक शब्द होता है आउटपेस, यानी कि अगर सपोज करो आप एक आप हो और आपका कोई दोस्त है, वो आपसे अगर बहुत ज्यादा बेहतर है पढ़ाई के अंदर,
तो वो आपको आउटपेस कर रहा है। किस में आउटपेस कर रहा है आपको? एजुकेशन में। समझ रहे हो? इसको कहते हैं आउटपेस। आउटपेस मतलब किसी से ज्यादा बेहतर होना किसी चीज के अंदर, समझ रहे हो? अब इसी सेम वे में देखो, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इतनी है, आपकी एनर्जी की डिमांड इतनी है, तो बेसिकली एनर्जी डिमांड आउटपेस कर रही है। किसको आउटपेस कर रही है? ऑक्सीजन सप्लाई को, यानी पीछे छोड़ दिया है ऑक्सीजन सप्लाई को एनर्जी डिमांड ने। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे विच आउटपेसेस, जो कि आउटपेस कर देती है बेटा किसको? ऑक्सीजन सप्लाई। विच आउटपेसेस ऑक्सीजन सप्लाई। तो बेटा बॉडी की जो एनर्जी की डिमांड है उसने आउटपेस कर दिया है किसको? आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई को। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से बेटा आपके क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन, ड्यू टू विच अब होगा बेटा आपका एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और जब एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा तो बेटा वो लीड करता है किसको? लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड बाय प्रोडक्ट बनता है। ये बात मैंने बेटा पहले बता रखी है, ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक के बारे में, और मैंने वहां लैक्टिक एसिड लिखाया भी था, मुझे अच्छे से याद है। कौन से में कराया था यार? किसी में तो करा रखा है आपको, मुझे इतना याद है। ठीक है, तो जो लैक्टिक एसिड है बेटा वो जब बनता जाएगा तो वो एक्यूमुलेट होता जाएगा मसल के अंदर और मसल फटीग कर देगा। तो देखें जरा ध्यान से, ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या होता है बेटा? इसकी वजह से होता है आपका एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। ठीक है, और ये किसको लीड करता है बच्चों? लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ लीड्स टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। भैया लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन इससे हो जाएगा, और हो जाएगा आपको मसल फटीग। और होगा क्या बच्चों? इससे इससे हो जाएगा मसल फटीग। इससे हो जाएगा बच्चों आपका मसल फटीग। तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉजिंग मसल फटीग। ये क्या कॉज करता है बेटा? लैक्टिक एसिड। मसल फटीग, मसल फटीग, यानी मसल बेटा बहुत जल्दी जो है आपकी क्या हो जाएगी? थक जाएगी। हटू मैं एक बार, तो किसी भी बच्चे को अगर नोट करना हो तो वो इसको जो है बच्चों क्या करेगा? नोट कर लेगा। और ये नोट हो जाएगा तब इसके बाद हम बेटा शुरू करेंगे आपका क्या? थोड़ा सा हम बात करेंगे मायोग्लोबिन के बारे में। तो करें बेटा, शुरू करें? तो चलो आओ देखो शुरू करते हैं। देखो चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं मैं। चलो आओ, ये देखो, आ जाओ, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर जो है शुरू करते हैं। तो बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था? तो जो आपका जिस तरीके से आपको आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन देखने को मिल रहा है, सिमिलर स्ट्रक्चर बेटा होता है जिसे आप कहते हो मायोग्लोबिन। ठीक है, ये मायोग्लोबिन आपको देखने को मिलता है मसल्स में। अब ये जो मायोग्लोबिन होता है बेटा रेड कलर का होता है। देखो कलर याद रखना, रेड कलर का होता है ये मायोग्लोबिन। ठीक है, और ऑक्सीजन स्टोरिंग क्या है? एक पिगमेंट। ठीक है, कहाँ मिलता है आपको? मसल्स में मिलता है। सिमिलर है किसकी तरह? आपके हीमोग्लोबिन की तरह, बट इसके पास एक हीमोग्लोबिन से भी बेहतर खासियत है। पता है क्या? कि भैया इसके पास हाइयर एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए। अगर मैं आपसे पूछूंगी ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये आपका मायोग्लोबिन है, इन दोनों में से ऑक्सीजन को प्यार कौन करता है? तो बेटा मायोग्लोबिन ज्यादा करता है। समझ रहे हो? क्योंकि इसकी एफिनिटी ज्यादा है मायो ऑक्सीजन की तरफ। हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में बेटा मायोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा है। ये भी बात आप याद रखोगे। ठीक है, मायोग्लोबिन करता क्या है? तो बेटा होता क्या है? मायोग्लोबिन जो आपका हीमोग्लोबिन है जिसके जो ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके पास आपका ऑक्सीजन है, मायोग्लोबिन क्या करता है? उससे ऑक्सीजन ले लेता है और उसे डिलीवर कर देता है किसको? आपके मसल्स को। तो आपको मायोग्लोबिन समझ में आ गया। अब सपोज करो मेरे पास दो तरह की मसल है, एक मसल में मायोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा है, एक मसल में मायोग्लोबिन कंटेंट मेरा कम है। जिसके अंदर मायोग्लोबिन कंटेंट ज्यादा होगा यानी कि मायोग्लोबिन उसके अंदर ज्यादा है। मायोग्लोबिन कौन से कलर का पिगमेंट है? रेड कलर का। तो बेटा जब मैं उसे देखता हूं ना तो मुझे रेड कलर की अपीयरेंस आती है, इसलिए ऐसे मसल फाइबर को मैं कह देता हूं रेड मसल फाइबर। और दूसरी तरफ मेरे पास एक ऐसा मसल फाइबर है जिसके अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट कम है, तो यानी कि बेटा रेड कलर इतना अच्छे से दिखेगा नहीं, और वो इतने अच्छे से दिखेगा नहीं। जब मैं उसे माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो बेटा मुझे एक वाइटिश अपीयरेंस दिखेगी। कैसी दिखेगी? एक वाइटिश अपीयरेंस देखने को मिलेगी। और ऐसी मसल को कहते हैं बेटा आपके
व्हाइट मसल फाइबर। दोनों में बेटा और भी काफी सारे डिफरेंस होते हैं, अच्छे से जानेंगे लिखेंगे, बट पहले आप मायोग्लोबिन के बारे में लिखें। आइए चलिए हेडिंग डालेंगे बच्चों आप मायोग्लोबिन। तो जो आपकी बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपकी क्या, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जरा देखें क्या बताया मैंने अब तक मायोग्लोबिन के बारे में। भैया कैसे कलर का पिगमेंट है, रेड कलर का पिगमेंट है, ऑक्सीजन स्टोरिंग है। ठीक है, तो आप लिखोगे बच्चों रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कौन है आपका, ये बेटा ये है आपका मायोग्लोबिन। कहाँ मिलता है बेटा, प्रेजेंट इन मसल्स। ये आपको देखने को मिलेगा बच्चों कहाँ पर, प्रेजेंट इन मसल्स। प्रेजेंट इन मसल्स बेटा ये आपको देखने को मिलता है मसल्स में। ठीक है, और इसके अलावा सिमिलर होता है किसकी तरह बेटा, सिमिलर टू हीमोग्लोबिन। सिमिलर टू, अब बताओ हीमोग्लोबिन को क्या मैं एच भी लिखता था, बट कोई ना मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, सिमिलर टू हीमोग्लोबिन बट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। बट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। बट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। पर बेटा एक खासियत है इससे कि हीमोग्लोबिन से ज्यादा बेहतर है किसमें, क्यों, क्योंकि ज्यादा प्यार करता है किसको बेटा, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन से बाइंड करने की जो एफिनिटी है वो मायोग्लोबिन की काफी ज्यादा है। ठीक है, हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो क्या आपको इतना समझ में आ गया। अब बेटा इसी के बेसिस पे क्या होता है, दो तरह की आपको मसल फाइबर देखने को मिलती है। एक होती है बेटा रेड मसल फाइबर, दूसरी होती है व्हाइट मसल फाइबर। तो देखो जरा ध्यान से, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। तो बेटा मैंने बताया ना आपको, दो तरह की होती है, एक होती है रेड मसल फाइबर, एक होती है व्हाइट मसल फाइबर। एक है बच्चों आपकी कौन सी, रेड मसल फाइबर। एक है बच्चों आपकी रेड मसल फाइबर। दूसरी आ जाती है बच्चों आपकी व्हाइट मसल फाइबर। अभी दोनों में डिफरेंसेस जानेंगे, ठीक है। और बाकी आपको पता है हम किसी को रेड क्यों कह रहे हैं, इसको व्हाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भैया वहाँ मायोग्लोबिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक रेडिश अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है जब आप उसे देखते हो। जबकि व्हाइट मसल फाइबर में कम है मायोग्लोबिन कंटेंट, तो एक व्हाइटिश अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। जिस भी बच्चे को नोट करना है बेटा वो रोक के नोट कर लेगा। नोटेड, कर लिया नोट। तो चलो देखो आगे बढ़ते हैं, आओ अब ले लेता हूं मैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड। आप यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ पे आप डालोगे बच्चों रेड मसल फाइबर। आप यहाँ पे लिखोगे रेड मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर। और यहाँ पे लिखोगे आप व्हाइट मसल फाइबर। व्हाइट मसल फाइबर। अब देखो थोड़ी सी लाइन खींच लेते हैं, आओ ये देखो, ये हो गई, और एक आपकी ये हो गई। देखो कुछ पॉइंट्स हमें लिखने हैं, तो इस तरीके से हम लाइनें खींच लेते हैं। आओ देखो, ये देखो, और ये भी आपकी हो गई। अब देखो इसकी मैं एक और कॉपी बना लेता हूं, इनफैक्ट मैं दो कॉपी बनाता हूं इसकी। ये आपके डुप्लीकेट हो गया। चलिए आइए देखिए जरा ध्यान से। तो मैंने क्या कहा देखो, अब सुनना जरा ध्यान से। रेड मसल फाइबर को रेड मसल फाइबर क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मायोग्लोबिन कंटेंट बेटा हाई है। मायोग्लोबिन कंटेंट हाई है, मायोग्लोबिन का कलर होता है रेड। इस वजह से क्या होता है, जब आप इसको देखते हो बेटा तो आपको एक रेडिश अपीयरेंस देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी तरफ व्हाइट मसल फाइबर यानी कि इसके अंदर मायोग्लोबिन कंटेंट होता है कम, तो जब आप इसे देखते हो तो बेटा आपको देखने को मिलती है एक व्हाइटिश अपीयरेंस, इसलिए इसको व्हाइट मसल फाइबर भी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे बेटा ब्लड वेसल्स आपकी कहाँ ज्यादा देखने को मिलती है, तो रेड मसल फाइबर में ब्लड वेसल बेटा एक्सटेंसिव नेटवर्क देखने को मिलता है। वहीं पर थोड़ा सा जो है कम देखने को मिलता है किसके अंदर, आपके व्हाइट मसल फाइबर के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा रेड मसल फाइबर के अंदर आपको भर भर के देखने को मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया,
बट व्हाइट मसल फाइबर में आपको लेस माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है। जब बेटा मैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, यानी कि रेस्पिरेशन प्लांट्स, वहां आप देखोगे कि भैया एरोबिक रेस्पिरेशन कराने में जो रोल है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया का है। दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया भर भर के आपको कहां देखने को मिल रही है, रेड मसल फाइबर में। तो यहाँ पर कैसा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, एरोबिक। जबकि व्हाइट मसल फाइबर में नंबर कम होता है तो वहां आपको मेजरली देखने को मिल जाएगा कौन सा बेटा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो लिखें ये पॉइंट्स, चलो आओ लिखते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे यहाँ पे मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई, मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई। तो भैया मायोग्लोबिन कंटेंट क्या होता है, हाई होता है। किसका, आपके रेड मसल फाइबर का। और भैया इस वजह से क्या होता है, गिब्स रेडिश अपीरियंस, इसी वजह से आपको देखने को मिलती है बच्चों, कौन सी अपीरियंस, रेडिश अपीरियंस आपको देखने को मिलती है रेड मसल फाइबर की, रेडिश अपीरियंस। दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूं बेटा व्हाइट मसल फाइबर को, तो मायोग्लोबिन कंटेंट इज लेस, मायोग्लोबिन कंटेंट बेटा कम होता है, मायोग्लोबिन कंटेंट इज लेस, इज लेस। और ये इसको देता है गिब्स व्हाइटिश अपीरियंस, इसी वजह से इसको मिलती है बेटा इसकी व्हाइटिश अपीरियंस, व्हाइटिश अपीरियंस। चलो अब ये भी आपको समझ में आ गया। फिर जब मैंने आपसे बात करी बेटा किस बारे में, मैंने आपसे पूछा कि भैया मुझे एक बात बताओ, ब्लड वेसल्स कहाँ देखने को मिलेगी, तो ब्लड वेसल्स आर मोर एक्सटेंसिव, कहाँ पर बेटा, आपके रेड मसल फाइबर में। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स आर मोर एक्सटेंसिव, आर मोर एक्सटेंसिव। बड़ा यहाँ काफी ज्यादा जो है देखने को मिलती है, और यहाँ पे लेस एक्सटेंसिव लिख दो सीधे, बिल्कुल आपको पता ही है किस बारे में बात चल रही है, पॉइंट है आपका ब्लड वेसल। ठीक है, दूसरी तरफ मैं बात करता हूं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ ज्यादा देखने को मिलती है, रेड मसल फाइबर में। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि यहां देखने को मिलती है बेटा लेस माइटोकॉन्ड्रिया, यहां माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम है आपका। और बेटा अगर आपसे कोई पूछता है भैया जहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है किसमें, रेड मसल फाइबर में, यानी कि भर भर के एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो यहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों आपको एरोबिक रेस्पिरेशन, रेड मसल फाइबर्स में एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि व्हाइट मसल फाइबर में देखने को मिलेगा बच्चों एन एरोबिक रेस्पिरेशन, यहां पर आपको देखने को मिलेगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो अब इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां ज्यादा देखने को मिलेगी। तो भैया मैं आपको बता दूं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है व्हाइट मसल फाइबर में, जबकि रेड मसल फाइबर में आपको देखने को मिलती है कम। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा भैया कि कॉन्ट्रेक्शन रेट किसकी हाई है किसकी स्लो है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, तो रेड मसल फाइबर की बेटा कॉन्ट्रेक्शन रेट स्लो होती है, जबकि व्हाइट मसल फाइबर की होती है आपकी कॉन्ट्रेक्शन रेट फास्ट। अब जरा समझना स्लो कॉन्ट्रैक्शन रेट से क्या फायदा होगा। जब बेटा किसी मसल की कॉन्ट्रैक्शन रेट जो है स्लो होती है, समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन करने की रेट अगर स्लो होगी तो वो लंबे पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्शन कर पाएगी, और जिसकी फास्ट होगी वो शॉर्टर पीरियड के लिए करेगी। और जो बेटा लंबे पीरियड के लिए आराम से कर रहा है, दैट मीन्स वहां जो फटीग आने का चांस है वो भी बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। जबकि जहां बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, देखो बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, वहां पर फटीग बहुत जल्दी आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि फटीग कहां पर जल्दी आएगा, व्हाइट मसल फाइबर में, रेड मसल फाइबर में देर से फटीग आएगा। देर से फटीग क्यों आएगा रेड मसल फाइबर में, क्यों स्लोली आएगा, क्योंकि भैया कॉन्ट्रैक्शन रेट स्लोली है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बेटा एक लॉन्गर पीरियड के लिए। जबकि व्हाइट मसल फाइबर में फटीग जल्दी आता है, क्यों आता है, क्योंकि भैया फास्ट कॉन्ट्रैक्शन रेट है, और फास्ट कॉन्ट्रैक्शन रेट है दैट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड है वो काफी ज्यादा शॉर्ट है। आपको समझ में आ गया बच्चों, तो लिखें, चलो आओ तो देखें जरा। तो आप क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लेस। भैया रेड मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम मिलती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लेस,
और व्हाइट मसल फाइबर में देखने को मिलती हैं बेटा ज्यादा, इज मोर। तो बेटा मैं एस आर लिख दूं यहाँ पे, बिल्कुल, इज मोर, काफी ज्यादा है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर देखने को मिलता है आपको बच्चों क्या, स्लो कॉन्ट्रेक्शन रेट। यहाँ पर देखने को मिलता है आपको स्लो कॉन्ट्रेक्शन रेट, रेड मसल फाइबर में स्लो कॉन्ट्रेक्शन रेट। और सेकंड आ जाता है बेटा व्हाइट मसल फाइबर में आपको क्या देखने को मिलता है, फास्ट कॉन्ट्रेक्शन रेट, यानी कि यहाँ जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है वो काफी तेजी से हो रहा है, फास्ट कॉन्ट्रेक्शन रेट। अब बेटा अगर किसी का स्लो कॉन्ट्रेक्शन रेट है, दैट मीन्स उसका जो मसल कॉन्ट्रेक्शन है वो लंबे समय तक होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, फॉर लॉन्गर पीरियड। जबकि वहां आपको देखने को मिलता है फॉर शॉर्टर पीरियड, कहां पर बेटा, व्हाइट मसल फाइबर में। तो आप यहां पे लिखोगे फॉर शॉर्टर पीरियड। और बेटा अगर लंबे समय तक हो रहा है, फॉर शॉर्टर पीरियड। अब बेटा अगर किसी की कॉन्ट्रेक्शन रेट अगर स्लो है, दैट मीन्स उसके अंदर फटीग भी बहुत धीमे धीमे आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों फटीग अकर्स स्लोली, आप लिखोगे यहाँ पे फटीग, फटीग अकर्स स्लोली, फटीग अकर्स स्लोली। और जबकि व्हाइट मसल फाइबर में बेटा वो क्विकली आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख लोगे क्विकली, यानी कि फटीग यहाँ बहुत ही जल्दी से जो है आपका आ जाएगा। हटू मैं एक बार, तो जिस भी बच्चे को नोट करना है वो कर ले। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ, व्हाइट मसल फाइबर और रेड मसल फाइबर का। आपकी आंख है बेटा, इसको जरा यूं तेजी से लाओ। जब आप इसे बहुत ज्यादा तेजी से लाओगे ना, तो एक समय के बाद आप देखोगे थोड़ी सी देर के बाद कि भैया एकदम से थक जाएगी, आपको थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो जाएगा। और आई जो आपकी आई वॉल की मसल है वो चाहती है भैया तुम इसे रिलैक्स कर दो। ये इतनी जल्दी कैसे थक गई, ये इसलिए थक गई क्योंकि बेटा ये आपकी व्हाइट मसल फाइबर से बनी है, समझ रहे हो, यहाँ व्हाइट मसल फाइबर है आपकी। तो आई वॉल मसल किसका एग्जाम्पल है, व्हाइट मसल फाइबर का। जबकि आप मेरी ये बैग देख रहे हो, देखो मैं आपको लेता हूँ लगभग 1.5 से 2 घंटे की रोज क्लास, ठीक है। इसके अलावा में नोट्स बनाने होते हैं, बाकी मुझे बच्चों आपका और भी काम होता है, ठीक है। दैट मीन्स मुझे और भी पीरियड्स लेने होते हैं, पढ़ाना होता है। तो जब मैं इतना सब कुछ करता हूं फिर भी मेरी बैग जो है बेटा इतनी जल्दी नहीं थकती। पता है क्यों नहीं थकती ये, क्योंकि बेटा यहाँ रेड मसल फाइबर प्रेजेंट है। ये लंबे समय तक के लिए बेटा कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन रेट है, इसलिए इसलिए जो फटीग होता है ना बेटा वो भी बहुत ही ज्यादा कैसा आता है, स्लोली आता है। आप भी स्कूल जाते होंगे, अगर कोई स्कूल जाता है या फिर बच्चों कोई आपका कोचिंग जाता है, ठीक है, तो आप वहां देखते होंगे आपके 3-3 4-4 घंटे तक बेटा आप कोचिंग में बैठे रहते हो, स्कूल में बैठे रहते हो, तो आप देखते हो आप एक ही पोस्चर में बैठे रहते हो और इस तरीके से आप लिखते रहते हो, फिर भी आपकी मसल इतनी जल्दी जो बैक मसल होती है वो आपकी क्या नहीं करती, आपकी थकती नहीं है, क्योंकि वो रेड मसल फाइबर है। अभी तुम्हें और बताऊंगा इससे रिलेटेड, देखो। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखोगे बच्चों, एग्जाम्पल में आप यहाँ पे लिख लोगे बैक एक्सटेंसर मसल, बैक एक्सटेंसर मसल, बैक की एक्सटेंसर मसल जो है बेटा इसका एग्जाम्पल है। जबकि व्हाइट मसल फाइबर में आप लिख लोगे बच्चों क्या, आई बॉल मसल्स, जो आपकी आंख होती है ना बेटा उसकी मसल्स जो हैं वो होती हैं व्हाइट मसल फाइबर, आई बॉल मसल्स। देखो अब, देखो आपने दो तरह के रेसर्स के बारे में सुना होगा, एक होता है स्प्रिंट रेसर, एक होता है मैराथन वाला, समझ रहे हो। स्प्रिंट जैसे कि अपने उसेन बोल्ट भैया, अब उसेन बोल्ट से कहा जाए बेट उसको जो है, अरे उसेन बोल्ट तुम्हें 100 मीटर की रेस दौड़नी है, तो देखो वो कितनी जल्दी जो है दौड़ जाता है, समझ रहे हो। उसका रिकॉर्ड कितने सेकंड का है, 8 या 9 सेकंड का है ना कुछ, उसेन बोल्ट का एक 100 मीटर की रेस दौड़ने का पता नहीं कितना है, याद नहीं आ रहा मुझे अब। तो देखो आपने वो जो है, अब आप एक चीज देखो, उसे 100 मीटर की रेस दौड़नी है, ठीक है। दूसरी तरफ होता है एक मैराथन वाला एथलीट, मैराथन बेटा 20 किलोमीटर की होती है, 40 की होती है, 60 की होती है, यानी कि लंबी रेसेस। अब एक चीज देखना, दोनों की बेटा जो होती है ना प्रैक्टिस वो अलग अलग होती है। मैराथन वाले को जो है 50 किलोमीटर दौड़ना है, दैट मीन्स उसे कुछ घंटों के लिए दौड़ना है, कुछ आवर्स के लिए दौड़ना है। तो बेटा आप देखते हो जो उसकी जो थाई मसल्स होती है ना, इसकी मैराथन वाले की, पता है वहां वो कैसी मसल्स डेवलप कर लेता है ओवर द टाइम, रेड मसल फाइबर्स को डेवलप कर लेता है। क्यों क्यों उसे रेड मसल फाइबर की वहां जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि उसे लंबे समय तक के लिए जो है बेटा क्या कराना है, दौड़ना है। दैट मीन्स लॉन्गर समय के लिए आपका कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन रेट स्लो होना चाहिए, फटीग
जो है देरी से आना चाहिए और कम आना चाहिए। इसलिए बेटा जो आपका मैराथन वाला जो होता है एथलीट, उसके पास देखने को मिलती है रेड मसल फाइबर, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तभी तो आपने देखा होगा मैराथन वाले शुरुआत में बेटा धीमे 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 भगते हैं, जब अपनी मंजिल पास आने वाली होती है तब एकदम से तेजी से भगते हैं। समझ रहे हो? और जबकि आप किसी स्प्रिंट वाले को देखोगे जिसको मात्र 100 मीटर की रेस दौड़नी है, तो आप देखते हो उनके पास बेटा स्लो कॉन्ट्रेक्शन रेट का समय नहीं है। उनको उनकी मसल्स ऐसी चाहिए फास्ट कॉन्ट्रेक्शन रेट हो, चाहे जल्दी थक जाए, पर लेकिन उनका जो कॉन्ट्रेक्शन का पीरियड हो ना बेटा उस शॉर्टर पीरियड के लिए हो, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी जो है आपके क्या कर सकें, आपके जो है बेटा पहुंच सकें अपनी मंजिल तक। जैसे कि अपने उसेन बोल्ट, तो उसेन बोल्ट के जो है ओवर द टाइम बेटा ऐसी प्रैक्टिस करेगा जिससे वो आपकी क्या डेवलप कर लेगा, व्हाइट मसल फाइबर्स। तो आपको समझ में आ गया व्हाइट मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर। जो मैराथन वाला एथलीट है बेटा उसके अंदर देखने को मिलेगी आपको क्या कहते हैं, रेड मसल फाइबर, जबकि जो स्प्रिंट वाला एथलीट है उसको देखने को मिलेगी व्हाइट मसल फाइबर। अब आपका नीट का एग्जाम बेटा कैसा है, आपका है मैराथन, स्प्रिंट नहीं है मैराथन है। लगातार लगे रहना है, रोज रोज लगे रहना है। शुरुआत में थोड़ा कम लगोगे चल जाएगा, बट अंत में आपको जोर मारना होता है बेटा, पर आप रुक नहीं सकते। समझ रहे हो? तो आपको समझ में आ गया रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। बढ़िया, बेहतरीन। चलो थोड़ा सा पानी पीते हैं, फिर इसके बाद आगे बच्चों जो है हम बढ़ते हैं और बात करते हैं। वैसे तो मैं ये पॉइंट लिखाऊंगा नहीं, पहले ही लिखा देते थे मैराथन वाले से रिलेटेड पॉइंट भी, कि भैया मैराथन वाले में रेड मसल फाइबर मिलती है, स्प्रिंट वाले में व्हाइट मिलती है। देखो, इसलिए आपने देखा होगा बच्चों जो एथलीट होते हैं ना, वो अलग अलग तरह की ट्रेनिंग करते हैं अपने 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 अपना जो भी उनका स्पोर्ट्स होता है उसके अनुसार। समझ रहे हो? आह, आप भी पानी पी सकते हो। अब इसके बाद हम बेटा अगला टॉपिक अपना जो है स्टार्ट करेंगे। देखो, अब जो हमारा टॉपिक आता है बच्चों वो है आपका स्केलेटन। हम अब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानेंगे, बट इससे पहले मैं आपको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊं, मैं आपको जो है ये पूछना चाहूंगा बच्चों, स्केलेटन होता क्या है, जिसे आप कंकाल भी कहते हो, है ना, सुना होगा ना जनरली, जो है आप उसे हिंदी में कंकाल भी कह देते हो। तो क्या होता है स्केलेटन, और स्केलेटन की जरूरत मुझे क्यों है, समझे, या फिर कोई भी जो एनिमल है उसको एक स्केलेटन की जरूरत क्यों है। अब जरा देखो, जब मैं अपने आप को देखता हूं शीशे में खड़े होके, तो मेरी बॉडी का एक जो है बेटा एक फिक्स स्ट्रक्चर है। समझ, सपोज कर रहे हो, देख रहे हो मेरा एक, मैं बिल्कुल इरेक्ट सीधा खड़ा होता हूं, ठीक है। तो मेरा ये जो स्ट्रक्चर है वो किस वजह से पॉसिबल हो पाया, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बेटा एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रेजेंट है जो मेरे इस शरीर को जो है बेटा सीधा रखने में मदद कर रहा है, और इसके अलावा मेरे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में मदद कर रहा है। और पता है इसी इसी फ्रेमवर्क को आप क्या कहते हो, स्केलेटन कहते हो। इसी फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं बच्चों, स्केलेटन कहते हैं। अब आप देखो, मेरा हाथ यूं इस तरीके से सीधा है। अब ये सीधा क्यों है, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर एक बोन प्रेजेंट है। किसका हिस्सा है बेटा, स्केलेटन ही तो है, बोन आपका क्या है, स्केलेटन ही तो है। इसी की वजह से तो देख रहे हो मेरा एक पर्टिकुलर बेटा क्या है, देख रहे हो पोस्चर है, देख रहे हो। ये फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है मुझे, स्केलेटन कर रही है। अब स्केलेटन बेटा दो तरह की होती है, एक होती है एक्सोस्केलेटन, एक होती है एंडोस्केलेटन। आपके केस में मैं बात करता हूं जो स्केलेटन आप देख रहे हो अंदर प्रेजेंट है बेटा शरीर के, तो वो क्या है, वो है आपकी एंडोस्केलेटन। जबकि आप वर्टिब्रेट्स में आते हो तो आपको वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन देखने को मिलेगी, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिलती है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होती है बेटा, रिजिड आउटर कवरिंग। यानी कि कर क्या रही है, आप स्केलेटन का देखो फंक्शन फिक्स है। स्केलेटन एक फ्रेमवर्क होता है, कैसा फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। जिस तरीके से जब आप मकान बनाते हो बेटा, घर बनाते हो, तो आपने देखा है वो सरिया लाई जाती है, और सरिया से जो है बेटा एक स्ट्रक्चर तैयार करा जाता है। फिर उन सरिया के अंदर वो गिट्टी डालते हैं, देखा है आपने, वो मसाला सा डाला जाता है। फिर जाके जो है पिलर्स, जिनको कॉलम्स कहते हो, उन पे खड़ा होता है। फिर बाद में ईंट लगा के बेटा रूम्स बनाए जाते हैं आपके। समझ रहे हो? तो वो जो एक ढांचा तैयार करा गया, वो एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करा गया, वो उस बिल्डिंग का है। सेम वे में मेरा एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जिसको आप कहते हो बेटा स्केलेटन। मेरे केस में वो अंदर प्रेजेंट है, इसलिए मैं कहता हूं एंडोस्केलेटन। और मेरा फ्रेमवर्क जो अंदर का है एंडोस्केलेटन, वो किसका बना हुआ है, वो बेटा बोन्स, मेनली बोन्स का बना हुआ है, बट वहां कुछ कार्टिलेज भी आपकी क्या है, प्रेजेंट है। जबकि मैं अगर इन्वर्टिब्रेट्स के केस में बात करता हूं तो वहां आपको देखने को मिलता है एक्सोस्केलेटन, यानी कि रिजिड आउटर कवरिंग देखने को मिलती है, जो कि आपके बेटा सपोर्ट और आपके प्रोटेक्ट करती है, किसको, आपके बॉडी के और आपके क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करने का काम करती है। तो एक्सोस्केलेटन आपको देखने को मिलती है इसके अंदर इनवर्टिब्रेट्स, एंडोस्केलेटन, वर्टिब्रेट्स। तो बेसिकली स्केलेटन दो तरह की हो गई बेटा,
एक एक्सोस्केलेटन, एक एंडोस्केलेटन। एंडो का मतलब होता है इनर, एक्सो का मतलब होता है बेटा आउटर, ठीक है। देखो अब आप यहाँ पे क्या हेडिंग डालोगे, यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे बच्चों स्केलेटन, आपकी हेडिंग होगी बच्चों स्केलेटन। जरा देखो, और जब स्केलेटन के बारे में आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्केलेटन क्या है बेटा, स्केलेटन और कुछ नहीं, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। एक क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। जिस तरीके से घर में बेटा सलिया जा आपकी जो है वो, आप क्या कहते हैं, सरिया ही तो कहते हैं, हाँ सरिया डाली जाती है, ठीक है। वो जिस तरीके से एक घर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, सेम वे में हमारी बॉडी को भी बेटा स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या यहाँ पे, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट, दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट। बेटा सपोर्ट तो करता ही है, इसके अलावा प्रोटेक्ट भी करता है। प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। भैया ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, उसी को कहते हैं बेटा आपके क्या, स्केलेटन। और ये स्केलेटन होता है भैया दो तरीके का, ठीक है। और वो टू टाइप्स कौन से हैं, एक है भैया एक्सोस्केलेटन, दूसरा है बच्चों आपका एंडोस्केलेटन। एक होता है बच्चों एक्सोस्केलेटन, एक है बच्चों आपका एक्सोस्केलेटन। और देखो एक्सो शब्द से ही पता लग रहा है, स्केलेटन मतलब तो आप जानते हो एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जो बॉडी को सपोर्ट और प्रोवाइड कर रहा है। एंडो और एक्सो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये आउटर कौन है, इनर कौन है, ठीक है। और एक्सो मतलब आउटर कवरिंग, एंडो मतलब इनर, एंडो स्केलेटन। अब जरा ध्यान से आप देखें, अब देखो मैं इसमें यहाँ एक्सो को अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ एंडो को अंडरलाइन कर देता हूँ। अब जरा ध्यान से देखें, एक्सोस्केलेटन मतलब क्या बच्चों, ये क्या है आपका रिजिड आउटर कवरिंग। जैसे कि बेटा काइटिन एक्सोस्केलेटन का हिस्सा है, समझ रहे हो, रिजिड आउटर कवरिंग। बाकी जब एनिमल किंगडम बताऊंगा वहां और अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। रिजिड आउटर कवरिंग। और जब मैं एंडोस्केलेटन की बात करता हूं तो बेटा ये क्या है, ये है आपका इंटरनल फ्रेमवर्क, इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। ये है बेटा इंटरनल फ्रेमवर्क, इंटरनल फ्रेमवर्क जो कि बेटा हमारे अंदर मिलता है, वर्टिब्रेट्स में मिलता है, ह्यूमंस के अंदर मिलता है, ठीक है। इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, ये बोन्स और कार्टिलेज का इंटरनल फ्रेमवर्क, बोन्स एंड कार्टिलेज। तो बताओ क्लियर हुआ, तो मैं हटूं मैं एक बार, तो चलो यहां से मैं हट जाता हूं। तो क्या आपको बच्चों ये समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, बढ़िया। तो अब मैं बात करता हूं बेटा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। जब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करता हूं तो बेटा वो क्या है, एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन, बेटा अंदर प्रेजेंट है, इंटरनल फ्रेमवर्क है, तो वो है आपका एंडोस्केलेटन। और किससे मिलके बना है बेटा, मेनली बोन्स और फ्यू कार्टिलेजेस, मेनली बोन्स और फ्यू कार्टिलेजेस। अब बोन्स तो आप जानते हो, आपके मन में डाउट आएगा सर कार्टिलेज क्या होती है। देखो बोन और कार्टिलेज दोनों ही आपके क्या है बेटा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। जब मैं आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा बेटा तब वहां पर इसके बारे में और इन डिटेल बोन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जाएगी, बट अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आपको ये समझना है कि भैया आपका जो एंडोस्केलेटन है बेटा वो आपका बोन्स, मेजरली बोन्स से मिलकर बना है, कुछ कार्टिलेज भी आपके प्रेजेंट है, ठीक है। और दोनों ही क्या है आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। अब कार्टिलेज क्या होता है, जैसे कि देखो बेटा आपके ईयर, ये देख रहे हो ये क्या है बेटा, बोन ही है, देख रहे हो, ये देखो किस तरीके से फ्लेक्सिबल है, ये देख रहे हो मैं किस तरीके से इसको मोड़ पा रहा हूं, ये क्या है कार्टिलेज। नोज देख, ये क्या है कार्टिलेज। और याद कर मैंने तुझे पढ़ाया था बेटा ट्रैकिया, क्या वहां पर कुछ हाइलिन कार्टिलेज की बात करी गई थी, याद कर अच्छे से। जब मैंने तेरे को ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाया था वहां पे एक शब्द आया था हाइलिन कार्टिलेज, याद आ रहा है। तो बेटा आपको कहां कहां देखने को मिलेगा कार्टिलेज, आपको नोज, ईयर, आपके ट्रैकिया में। और अगर मैं आपको बताना चाहूं कि ये कार्टिलेज कितने तरह का होता है, देखो 3 तरह का होता है, ठीक है। बट हम अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे कि जब मैं नोज की बात करता हूं तो बेटा ये क्या है आपका हाइलीन कार्टिलेज। ट्रैकिया में जो मिल रहा था कैसा मिल रहा था, हाइलीन कार्टिलेज मिल रहा था। ईयर की जब मैं बात करता हूं तो आपको देखने को मिलता है इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। लिखते हैं चलो, बातें तो चलती रहेंगी। और अब आप यहां पे हेडिंग डालोगे बच्चों क्या, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम,
यहाँ पे जो हेडिंग होगी बच्चों वो होगी आपकी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अब जरा गौर करके देखिएगा आप, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, तो जो आपको बच्चों यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम देखने को मिल रहा है ये क्या है एक्चुअल में, ये है बच्चों आपका एंडोस्केलेटन, ये है बच्चों आपका एंडोस्केलेटन, ठीक है। और ये किससे मिलके बना हुआ है, तो आप लिखोगे कंसिस्ट ऑफ, ये किससे मिलके बना है बेटा, तो आप यहाँ पे लिख लोगे कंसिस्ट ऑफ बेटा मेजरली बोन्स, आप यहाँ पे लिख लोगे बोन्स। बोन्स कैसी हैं बेटा, मेजरली आपकी क्या है बेटा, बोन्स हैं, ठीक है। मेजोरिटी में आपको देखने को मिलती है बेटा क्या, बोन्स, जबकि कार्टिलेज आपको देखने को मिलती है फ्यू, तो फ्यू कार्टिलेजेस। अब बोन्स और कार्टिलेजेस से रिलेटेड भी मैं आपको 2-3 पॉइंट लिखा देता हूं। अब देखो बेटा, जो आपकी बोन होती है, ये देख रहे हो, ये बेटा कार्टिलेज है, देख रहे हो किस तरीके से मुड़ जा रहा है। बट क्या बोन आपकी ऐसे मुड़ जाएगी, नहीं बेटा, बोन तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो जब मैं बात करता हूं बेटा मैट्रिक्स की, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो बेटा प्रेजेंट होता है बोन्स के अंदर, उसी को कहते हैं आपके क्या, मैट्रिक्स, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो बेटा जब मैं बोन के मैट्रिक्स की बात करता हूं तो ये आपका होता है हार्ड एंड नॉन प्लाएबल। प्लाएबल मतलब बेटा इस तरीके से मुड़ जाना, ये हो जाना, ये आपकी बोन ऐसे मुड़ नहीं सकती, टूट जाएगी, समझ रहे हो। तो वो आपकी कैसी है, हार्ड है और नॉन प्लाएबल है। जबकि मैं बात करता हूं बेटा कार्टिलेज के आपकी किसकी, मैट्रिक्स की, तो वो क्या इस तरीके से मुड़ जा रहा है, तो दैट मीन्स प्लाएबल है, तो वो सॉलिड एंड प्लाएबल होता है। अब ये सॉलिड और प्लाएबल क्यों है, क्योंकि बेटा इसके अंदर मिलते हैं आपको क्या, इसके मैट्रिक्स में आपको मिलते हैं कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट, जैसे कि कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, उस वजह से सॉफ्ट है। जबकि बोन्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं बेटा क्या, कैल्शियम सॉल्ट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। जब मैं बोन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब हम डिस्कस करेंगे। और कैल्शियम कार्बोनेट प्रोवाइड करता है बेटा मजबूती। अगर कोई मेरे हाथ को कहे यो मुड़ जाए, यहां से मुड़ जाए मेरा हाथ यो, तो बेटा वो टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। समझ रहे हो क्यों नहीं मुड़ सकता वो, क्यों है वो नॉन प्लाएबल और हार्ड, रीजन इसलिए क्योंकि बेटा उसके आपको मैट्रिक्स में देखने को मिलते हैं क्या, कैल्शियम सॉल्ट, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, ठीक है। बाकी आपकी बोन्स क्या प्रोवाइड करती हैं बेटा, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और आपकी मूवमेंट को इनेबल करती हैं। जो मूवमेंट हो पा रही है वो बोन्स की वजह से ही आपकी जो है बच्चों क्या हो पा रही है, बोन्स की वजह से ही वो मूवमेंट हो पा रही है, ठीक है। जबकि मैं बात करता हूं बच्चों किसकी, आपकी कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज क्या करती है, कार्टिलेज बेटा आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कुशनिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सम डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी कार्टिलेज बेटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। सम डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देख रहे हो, ये देखो फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे रहा है, कार्टिलेज दे रही है बेटा। कार्टिलेज आपकी दो बोन जो जॉइंट्स होते हैं ना बोन्स के, वहां भी प्रेजेंट होती है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करती है, बेसिकली कुशनिंग का काम कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके बोन्स और कार्टिलेज के, लिखा देता हूं इनको। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखाऊंगा या यहीं पे लिखाऊं, ऐसा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं बोन्स और कार्टिलेज। तो बच्चों आप यहाँ पे डालोगे बोन्स एंड यहाँ पे लिख लोगे आप कार्टिलेज, यहाँ पे आ गया बोन्स एंड कार्टिलेज। अब जरा देखें, इस तरीके से हम लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये और कर लेते हैं बच्चों, जरूरत पड़ेगी अभी हमें। और ये देखें, बस तो इतने ही पॉइंट से हमारा काम हो जाएगा। आओ देखो, चलो, तो मैंने क्या कहा बोन्स के बारे में, बोन्स और कार्टिलेज बेटा दोनों ही क्या है आपकी, ये देखो सिमिलर पॉइंट है इनके लिए, दोनों ही स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों ही क्या है बेटा आपकी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, दोनों के दोनों हैं बच्चों आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। पर जब मैं बात करता हूं बेटा मैट्रिक्स के बारे में, किसके मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, पहले बेटा बोन्स के मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स मतलब क्या है बेटा, देखो आपकी जो सेल है ना, सेल के अलावा जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के अलावा जो सब्सटेंसेस आपके फिल हैं बेटा, उसको कहते हो आप मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब आप मैट्रिक्स की बात करते हो बेटा, तो यहाँ इसका मैट्रिक्स कैसा है, इसका जो मैट्रिक्स है बेटा वो कैसा है आपका, हार्ड एंड नॉन प्लाएबल, हार्ड एंड नॉन प्लाएबल,
प्लाएबल, यानी कि बेटा इस तरीके से मुड़ नहीं सकता है, जैसे देख रहे हो ये कार्टिलेज इस तरीके से मुड़ जा रहा है, ऐसा इसके साथ नहीं हो सकता, सीधे टूटेगा ही टूटेगा ये तो। और ये क्यों है? ड्यू टू कैल्शियम साल्ट। तो आप यहाँ लिख दोगे रीजन ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट, जैसे कि बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तभी देखा होगा आपने जब बेटा किसी की हड्डी टूट जाती तो डॉक्टर कहता है ज्यादा से ज्यादा पनीर खाओ, ज्यादा से ज्यादा दूध खाओ, क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर कैल्शियम है बेटा। इसके अलावा कैल्शियम की गोलियां भी देता है, जिसका फ्रैक्चर हो जाता है, जिससे कि भैया कैल्शियम वहां ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और जल्दी से जल्दी बोन जो है बेटा वापस से मजबूत बने, उसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो। और जब मैं बात करता हूँ बेटा आपके किसके मैट्रिक्स की, आपके बेटा कार्टिलेज के मैट्रिक्स की, तो ये किसका है? देखो जरा ध्यान से, ये होता है बच्चों आपका सॉलिड एंड प्लाइबल, या फिर आप लिखोगे यहाँ पर सॉफ्ट एंड प्लाइबल, सॉफ्ट एंड प्लाइएबल, सॉफ्ट एंड प्लाइबल। और ये किस वजह से है? ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। तो आप लिखोगे बेटा ड्यू टू कॉन्ड्राइन, ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट, जैसे कि बेटा कॉन्ड्राइटिन सल्फेट इसका एक एग्जाम्पल होता है, बट आपको लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। ठीक है, अब बात आती है कि भैया कौन क्या कर रहा है, तो देखो जरा ध्यान से, तो ये कलर ले लेते हैं, आओ चलो। अब इसके बाद आती है भैया ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, देखो एक मिनट इस वाली लाइन को हटा देते हैं, आओ देखो। तो भैया ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करती है बोन्स बेटा आपकी, प्रोवाइड सपोर्ट, इसके अलावा बेटा प्रोटेक्शन एंड इनेबलिंग मूवमेंट, प्रोवाइड करती है बेटा सपोर्ट, एक दूसरा क्या करती है बेटा आपको प्रोटेक्शन देती है, एंड इनेबलिंग मूवमेंट। और बेटा क्या कर रही है? इनेबल कर रही है किसको? मूवमेंट को, एंड इनेबलिंग मूवमेंट। इस सब में कौन मदद कर रहा है? आपकी बोन्स मदद कर रही है। जबकि मैं कार्टिलेज के लिए लिखना चाहूं तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, क्या प्रोवाइड करती है? तो आप लिख दोगे बच्चों ये आपको प्रोवाइड करती है सपोर्ट, ये प्रोवाइड करती है बच्चों आपकी क्या, ये प्रोवाइड करती है बच्चों आपकी सपोर्ट। इसके अलावा ये आपको क्या और प्रोवाइड कर रही है? सपोर्ट तो कर ही रही है, इसके अलावा बेटा कुशनिंग प्रोवाइड कर रही है, कुशनिंग प्रोवाइड कर रही है। और इसके अलावा बेटा ये क्या कर रही है? एंड सम डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एंड सम डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एंड सम डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और बेटा ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, स्पेलिंग सही है। अब मैं अगर एग्जाम्पल इसके लिखना चाहूं तो बेटा क्या लिखूंगा? एग्जाम्पल लिख दूंगा बेटा नोज, ठीक है। इसके अलावा लिख दूंगा बेटा ट्रैकिया तेरा, और इसके अलावा तेरा लिख दूंगा बेटा ईयर। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा भैया कि आपके जो कार्टिलेज होता है उसके आपके तीन टाइप होते हैं, ये सब यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे नोज में भैया कौन सी मिलेगी तो आप बताओगे हाइलिन कार्टिलेज, ट्रैकिया में कौन सी मिलेगी? हाइलिन। बट ईयर की केस की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलती है बेटा इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों किसी को भी अगर ये नोट करना हो तो वो नोट कर लेगा। ठीक है, और अब इसके बाद हम आएंगे बेटा बेहतरीन टॉपिक पर, जिसके बारे में हमें इन डिटेल पढ़ना है, जो कि हम आपको कल इसके बारे में बेहतरीन और डिटेल तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, बट आज जो है आप क्या जान लोगे, आज मैं आपको बेटा जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है उसके अंदर 206 हड्डियां मिलती हैं, 206 बोन्स मिलती हैं एक एडल्ट में। आज जानेंगे बेटा कि कितनी बोन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कैसे कैसे हमने जो अपने स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड करके रखा है। ठीक है, और आज आपको ये मेरे साथ यहीं पर याद करना है। ठीक है, आज आपको बच्चों मेरे साथ ये यहीं पर याद करना है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर शुरुआत करते हैं। देखो आह, अब देखो जब मैं स्केलेटल सिस्टम की बात करता हूं बेटा, तो मेरे शरीर में कितनी हड्डियां प्रेजेंट है? तो बेटा मेरे शरीर में, आपके शरीर में जो एडल्ट हैं उनके शरीर में आपको देखने को मिलती है 206 बोन्स आपको देखने को मिलती है। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है बेटा वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक कहलाता है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा कहलाता है बेटा आपका अपेंडिकुलर
स्केलेटल सिस्टम। अब आप सोचोगे सर ये एक्सियल और अपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। अब जरा मुझे एक्सियल का मतलब शब्द को जरा पकड़ो। एक्सियल मतलब बेटा एक्सेस है, एक्सेस मतलब यों। अब देखो इसी तरीके से मैं आपको शरीर दिखाता हूं, जरा देखिएगा। मैं आपके लिए फिगर लेके आया हूं बच्चों, ये देखो। आपको बेटा ये इंसान दिख रहा है बीच में, ये ह्यूमन बॉडी दिख रही होगी, स्केलेटन। अब जरा देखो, सपोज करो मैं इसके दोनों हाथों को, दोनों पैरों को हटा दूं, तो क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बचेगा जो आपको दिख नहीं रहा होगा। अभी मैं हटता हूं, एक मिनट, देखो मैं हट गया। अब आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। आपको दिख रहा है जब मैं आपके इसके पैर और हाथों को हटा देता हूं, तो जो स्ट्रक्चर, जो मेरा स्केलेटल सिस्टम बचता है वो मेरा कहलाता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। जबकि और जो मैं हाथ पैरों को अलग कर रहा हूं वो आपका कहलाता है बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो आपको समझ में आ गया बेटा, जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है बेटा वो दो से मिलकर बना है। एक कहलाता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा कहलाता है बेटा आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आपको समझ में आ गया, जब मैं हाथ और पैर इनको अलग कर देता हूं बाकी स्केलेटन से, तो बेटा वो कहलाता है अपेंडिकुलर, और बाकी बचा कुचा कहलाता है तेरा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, आजा देख, एक मिनट, ये क्या हुआ, तो देख। तो अब तू यहाँ पे क्या हेडिंग डालेगा, यहाँ पे जो तेरी हेडिंग होगी बेटा वो होगी, देख इस तरीके से डालेगा तू, स्केलेटल सिस्टम। तू लिखेगा यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम। देखा, मेरे साथ याद करता हुआ चल कि भैया जब आप स्केलेटल सिस्टम की बात करते हो तो भैया कितनी बोन्स आपकी जो है बेटा होती हैं। तो आप लिखोगे 206 बोन्स, 206 बोन्स इन एडल्ट। तो भैया एडल्ट में आपको देखने को मिलती है 206 बोन्स। ठीक है, अब बेटा जहां भी मैं ये नंबर लिखूंगा ना, कोई सा भी, चाहे मैंने कहीं पर लिखा आपका 22, ठीक है, कहीं पर मैंने लिखा आपका 24, तो इसका मतलब क्या, मैं बोन्स का नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम की जब आप बात करते हो तो बच्चों वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक कहलाता है आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है बेटा, देख मेरा ये स्कल आ गया, ये पूरा का पूरा स्कल दिख रहा है तेरे को, ये पूरा स्कल आ गया। इसके अलावा तेरी ब्रेस्ट बोन आ गई, जिसको आप क्या कहते हो स्टर्नम। इसके अलावा मेरी रिप्स आ गई, जो रिप केस तूने पढ़ाया था ना, रिप्स से मिलके बनता है, वो आ गई। इसके अलावा पीछे की मेरी क्या आ गई तेरी बेटा, वर्टिब्रल कॉलम भी आ गई। समझ रहा है। तो ये सारी मिलके जो है तेरा क्या बना रही है बेटा, आपका बनाती है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, देख। और बाकी जो बेटा तेरे हाथ, दोनों हाथ और दोनों पैर हैं, और इसके अलावा बेटा अब हमारा जो एक्सियल सिस्टम दे रखा है, इन हाथ पैरों को जोड़ने के लिए कुछ गर्डल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझो कि दो चीजों को जोड़ने के लिए बीच में एक सॉकेट नहीं लगता, इसी तरीके से आपकी बॉडी में सॉकेट प्रेजेंट है, उन सॉकेट्स को कहते हैं गर्डल। तो जो गर्डल होते हैं वो भी बेटा आपके किसका हिस्सा होते हैं, अपेंडिकुलर का। जैसे देखो ये मेरा हाथ दिख रहा है, ये वाला हाथ मेरे इससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो बेटा यहाँ पे जो सॉकेट है जिसमें फिक्स है वो गर्डल कहलाएगा। ऐसे ही एक सॉकेट आपका यहाँ है, और ऐसे ही एक सॉकेट बेटा आपका टांग में है, टांग एक लेफ्ट टांग, अरे क्या कह रहा हूँ, एक लेफ्ट लेग के लिए आपका सॉकेट प्रेजेंट है, एक राइट लेग के लिए आपका सॉकेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन्हीं सॉकेट्स को कहते हैं आपके बेटा गर्डल। जैसे नीचे वाले को कहते हैं बेटा तेरा पेल्विक गर्डल, यानी कि जो तेरे पैरों को जोड़ने में मदद करता है, पेल्विक गर्डल। सेम वे में बेटा यहाँ पर जो तेरे प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, जो तेरे दिख रहा है हाथ को जोड़ने में मदद कर रहा है। देख, तो तू अब यहाँ पे क्या लिखेगा, तो तू अब यहाँ पे लिखेगा बेटा, एक होता है तेरा एक्सियल, दूसरा आता है तेरा बेटा अपेंडिकुलर। तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा, तू यहाँ पे लिखेगा बेटा एक्सियल और अपेंडिकुलर। अभी मैं बताऊंगा बेटा कहाँ कितनी बोन्स आएंगी। ठीक है, एक एक बोन के बारे में बेटा बेहतरीन तरीके से बात करेंगे, स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तुझे, समझाऊंगा चीजें। ठीक है, तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा बेटा, तू यहाँ पे लिखेगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और जो दूसरा है बेटा आपका जिससे डिवाइड करके बनाया वो क्या है आपका अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। एक मिनट, इसे सही से लिखते हैं, आओ। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे बच्चों अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। बेटा ये स्केलेटल है ना कि स्केलेटन। देख, अब देख तेरे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है तुझे, चल मैं दिखाता हूँ, आजा देख।
देख ये दिख रहा है तेरे को, जिस जिस में जो तुझे डार्कन पार्ट दिख रहा है वो बेटा तेरा किसका, एक्सियल का। देख इसने क्या करा है, तेरा नीचे जो पेल्विक गर्डल होता है उसको और उसकी दोनों टांगों को हटा दिया, दोनों हाथों को हटा दिया, और इसका जो पेक्टोरल गर्डल होता है उसको हटा दिया। बाकी जो कुछ बचा मेरा स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा वो सारा कहलाता है एक्सियल। अब जरा देख, क्या तुझे इसके अंदर स्कल दिख रही है? अब ये जो स्कल होती है ना बेटा, ये भी आपकी जो है, एक तो तेरा होता है बेटा ब्रेन बॉक्स जिसको आप कहते हो क्रेनियम, ठीक है, जो कि यहाँ तक आपका प्रेजेंट है। फिर आपकी कुछ फेशियल बोन्स दिख रहा है, जिस पर मेरा बेटा फेस बना हुआ है, ये खाल आपको दिख रही है, अंदर बेटा बोन है ना यहाँ पर, तो ये जो बोन होती है ये कहलाती है आपकी फेशियल बोन्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ एक और प्रेजेंट होती है बेटा आपकी यू शेप आपकी बोन, जिसको आप कहते हो हायोइड बोन। इसके अलावा आपका जो बेटा मिडल ईयर होता है ना, ईयर बेटा बहुत प्यारा टॉपिक था, आपके सेंसरी ऑर्गन एनसीईआरटी ने काट दिए। ईयर, आईज, इतना बेहतरीन मजा आता था दोनों को पढ़ाने में, बट एनसीईआरटी ने आपके बच्चों काट दिए, पता नहीं क्या सोच के काटे, ठीक है, छोड़ो आप उस बात को। तो जो ईयर होता है ना बेटा, उसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर ईयर, एक होता है मिडल ईयर, एक होता है इनर ईयर। तो मिडल ईयर में बेटा कुछ टाइनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कहा जाता है आपका ईयर ऑसिकल्स। तो देख रहे हो स्कल में आपके क्या क्या आ गया, स्कल के अंदर आपका बेटा एक तो क्रेनियम आ गया, एक आपका फेशियल आ गया, समझ रहे हो, क्रेनियम बोन्स जिसने बेटा आपका अंदर ब्रेन प्रेजेंट है ना, तो ब्रेन के अराउंड भी देख रहे हो ये स्कल कितनी मजबूत होती है। इसे तोड़ना बेटा बहुत मुश्किल होता है, इसे हथौड़े से तोड़ा जाता है। जब डॉक्टर जो है बेटा आपका क्या करता है, जब कोई मर जाता है इसका पोस्टमार्टम होता है, तो बेटा इसको तोड़ने के लिए हथौड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है, इतनी हार्ड होती है आपकी ये स्कल। स्कल का ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है इसको आप क्रेनियम कहते हो। इसके अलावा ये आपका क्या हो गया, फेशियल बोन्स, क्रेनियम बोन्स, फेशियल बोन्स। स्कल का बता रहा हूँ क्या क्या हिस्सा आता है, हायोइड बोन। इसके अलावा ईयर ऑसिकल्स, क्या होते हैं ईयर ऑसिकल्स? बेटा ईयर ऑसिकल्स जो है आपके, ये 6 टाइनी बोन्स होती हैं, 3 टाइनी बोन्स यहाँ प्रेजेंट है, 3 टाइनी बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, मिडल ईयर में होती हैं बेटा, जो कि आपको यहाँ से दिखेगा नहीं, समझ रहे हो। उसके लिए मैं डायग्राम लेके आऊंगा, आपको दिखाऊंगा इमेज, ठीक है। तो ये आपका हिस्सा हो गया स्कल का। फिर देखो बेटा रिब केज में आपको दिख रही होंगी हड्डियां, इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम, और आपका बेटा आगे स्टर्नम। तो ये सब कुछ मिलके बनाता है बेटा आपका क्या, एक्सियल स्केलेटन। समझ में आ गया आपको? तो देखो कहाँ गई आपकी, तो देखो, तो एक्सियल में बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कितनी बोन्स आती हैं, तो एक्सियल में आती हैं बेटा 80 बोन्स। एक्सियल में कितनी आती हैं, एक्सियल में आती हैं बेटा तेरी 80 बोन्स। अब एक बात बता, 80 बोन्स तेरी यहां पर आ गई, तो वहां पर कितनी बची? 206 में से बेटा 80 बोन्स को हटा दे, तो वहां पर कितनी बची? क्या तेरी 126 बची, यानी कि 126। कोई अगर इंग्लिश का है, इंग्लिश के ही होंगे वैसे तो सब बच्चे, बट हिंदी बेटा मुझे तो आती है, वो अलग बात है, मुझे बायोलॉजी हिंदी में नहीं आती, बट गिनतियां बाकी सारी चीजें हिंदी में आती हैं, टेबल्स हिंदी में आती हैं, ठीक है। तो जब पूरे स्केलेटल सिस्टम में बेटा तेरी 206 बोन्स हैं, तो एक्सियल में तेरी 80 बोन्स चलेंगी, तो अपेंडिकुलर के लिए कितनी बची बेटा? 126। बेटा एक एक बोन का हिसाब आज तुझे कराऊंगा, यहीं पे याद कराऊंगा। तो 126 बोन्स। अब जब मैंने बात करी थी तेरी बेटा एक्सियल की, तो मैंने कहा था इसके अंदर तेरी 3 चीजें आती हैं, क्या क्या आती हैं? एक तो आता है तेरा हेड, एक आता है तेरा बेटा ये पूरा का पूरा सिर, दिख रहा है तेरे को, ये पूरा का पूरा आता है बेटा सिर, हेड। दूसरा आता है तेरा बेटा वर्टिब्रल कॉलम, और इसके अलावा आती है बेटा रिब्स, और आपकी आती है बेटा स्टर्नम। तो देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से, देख ये जो है 4 और हिस्सों में जो है बेटा आपका क्या है, डिवाइडेड है, ये 80 का फिगर। फिर वो और फर्दर डिवाइडेड है बेटा, सारी याद कराऊंगा, देख तुझे आज यहीं पर। एक आ जाता है तेरा बेटा हेड, ठीक। इसके अलावा आ जाता है बेटा तेरा वर्टिब्रल कॉलम, तेरा आ जाता है बेटा वर्टिब्रल कॉलम। और इसके अलावा आ जाती है तेरी बेटा क्रेनी, आपका क्या कहते हैं, क्रेनियम थोड़ी यार, आपका हो गया बेटा हेड हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, आपकी रिप्स हो गई, और इसके अलावा हो गया बेटा आपका स्टर्नम, आपका हो गया बच्चों क्या, स्टर्नम, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं अपेंडिकुलर की, तो बेटा यहां पर आती हैं आपकी 2, एक आता है बेटा आपका लिम्ब बोन्स, और एक आ जाती है बेटा आपकी गर्डल बोन्स। एक आती है बेटा आपकी लिम्ब बोन्स, एक आ जाती है आपकी गर्डल बोन्स। गर्डल बोन्स क्या होती है बेटा, वही ये सॉकेट है जिसके थ्रू आपके हाथ, दोनों हाथ जुड़ रहे हैं, दोनों पैर जुड़ रहे हैं, ठीक है। लिम्ब बोन्स मतलब बेटा ये उन्हीं की बात कर रहा है, हाथ पैर की हड्डियों की, लिम्ब बोन्स। और एक आ गई आपकी बेटा गर्डल बोन्स, गर्डल बोन्स। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं बेटा एक्सियल के बारे में, जरा देखो एक्सियल में बेटा 80 टोटल होती हैं, तो हेड में कितनी होती हैं?
हेड में होती हैं बेटा तेरी 29 बोन्स, हेड में होती हैं तेरी 29 बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम में तेरी होती है 26 बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम में होती है तेरी बेटा 26 बोन्स। स्टर्नम तेरी जो ब्रेस्ट बोन कहलाती है बेटा वो है नंबर में आपकी 1। अब जरा देखो कितनी बची रिप्स के लिए, रिप्स के लिए बेटा कितनी बची जरा गिनो, आपको देखने को मिलेगा रिप्स के लिए जो बचती है बेटा वो बचती है आपकी 24। बेटा रिप्स भी तो आपकी 12 होती है, पेयर बेटा पेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है 12 पेयर्स, तो आपकी रिप्स हो गई 24। अब जरा इसको बेटा टोटल कर लेना, आपको 80 मिल जाएंगी। तो मेरे साथ बोलो, स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट होती है सर 206 बोन्स, जिसमें से एक्सियल में 80 होती है और आपके अपेंडिकुलर में 126 होती है। और जो 126 आपकी बेटा अपेंडिकुलर में होती है, जरा देख लिम्ब बोन्स कितनी होती हैं, देख मैं बताता हूं तुझे। एक हाथ में मेरी 30 मसल, दूसरे हाथ में मेरी 30 मसल, एक पैर में मेरी 30 मसल नहीं सॉरी बेटा बोन, माफ कर दियो, बोन की बात कर रहा हूं, गलती से निकल गया, अरे जी फंबल हो गई बेटा, ठीक है। सुन वापस, लिम्ब मतलब बेटा हाथ और पैर की बात चल रही है, फोर लिम्ब मतलब बेटा ये हाइंड लिम्ब मतलब पैर बेटा। तो मेरे एक हाथ में कितनी है 30 बोन, दूसरे हाथ में कितनी है 30 बोन, मेरे एक पैर में कितनी बोन है 30 बोन, दूसरे पैर में कितनी बोन है 30 बोन, यानी कि 30 30 30 30 यानी 30 30 30 30, यानी 30 × 4 यानी कितनी हुई बेटा 120 लिम्ब बोन्स। तो आपकी अगर दोनों हाथ और दोनों पैर मिला के मैं बोन्स पूछता हूँ टोटल कितनी है, तो आप लिखोगे बेटा 120 120। और जब अपेंडिकुलर में टोटल बेटा 126 है, तो 120 अगर आपकी लिम्ब बोन्स हैं तो 6 बोन्स कैसी होंगी बेटा, आपकी होंगी गर्डल बोन्स, यानी कि आपकी कैसी होंगी, ये होंगी आपकी बेटा सॉकेट वाली बोन, जो आपका सॉकेट फॉर्म कर रही है, देख रहे हो। मैं हटता हूं जरा यहाँ से, जिनके थ्रू बेटा ये जुड़ रहा है, और जुड़ने के लिए बेटा आप एक शब्द बार बार सुनोगे इस चैप्टर में, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कनेक्ट करना, आर्टिकुलेट का मतलब होता है बेटा कनेक्ट करना, ठीक है। एक चीज का दूसरी चीज के साथ इस तरीके से जुड़ जाना कहलाएगा आर्टिकुलेशन। क्या कहलाएगा, आर्टिकुलेशन। तो गर्डल बोन्स क्या है एक्चुअली में, ये है बेटा आपकी आर्टिकुलेटिंग बोन्स, जो कि मेरे जो अपेंडिकुलर जो सिस्टम है बेटा, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, उसको बेटा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो जोड़ने में मदद कर रही है, आर्टिकुलेटिंग बोन है, उनको कहते हैं गर्डल बोन्स, ठीक है, जो कि होती है बेटा पेक्टोरल और आपकी क्या कहते हैं पेल्विक, ठीक है। अब जरा देख मेरे साथ, अब तू बोलेगा, देख मेरे साथ बोल 4 से 5 बार। टोटल बोन्स एक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में होती है 206, जिसमें से 80 आपको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में देखने को मिलती है, 126 अपेंडिकुलर में देखने को मिलती है। अगर मैं एक्सियल में ही बात करता हूं तो एक मेरी बेटा क्या है तेरी स्टर्नम, बाकी मेरी 24 बेटा रिप्स है, और 26 मेरी क्या है बेटा वर्टिब्रल कॉलम, और 29 है मेरा बेटा हेड। समझ गया, इस तरीके से इन बोन्स को याद कर। फिर अपेंडिकुलर में आप जाओगे तो लिम्ब बोन होती है मेरी 120, और 6 होती है बेटा कौन सी, गर्डल बोन्स। देखो ये तो आपको इजीली याद हो जाता है इनका नंबर। जो बच्चे नंबर में गलती करते हैं वो एक्सियल में करते हैं, तो मेरे साथ बोल, देख देख तुझे पता है स्टर्नम बीच में प्रेजेंट है, एक है, रिप्स तेरी 12 पेयर होती है मतलब 24 हो गई, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम तेरी 26 होती है, जो कि मैं तुझे याद भी करा दूंगा, याद आ रहा है तेरे को। हमने किडनी के अंदर बात करी थी, मैंने तुझे कहा था ये बेटा एक स्केलिंग की तरह काम करता है, किडनी की लेंथ बता रहा था कहां से कहां तक प्रेजेंट थी। तो तुझे याद आ रहा है, मैंने तुझे वहां एक फॉर्मूला बताया था कि शायद तुझे T7 T12 L5 S1 C1, याद आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन बताए थे। टी मतलब बेटा तेरा सर्वाइकल, टी मतलब बेटा तेरा थोरेसिक, समझ रहा है, एल मतलब बेटा तेरा लंबर यानी बैक वाला रीजन, एस मतलब सैक्रम, सी मतलब बेटा तेरा आपका सॉरी T7 T12 L5 S1 C1, सी मतलब बेटा तेरा कॉकेक्स कॉकेंजियल बोन, ठीक है, जो कि एक होती है तेरी, ठीक है। क्या तेरे को एक्सियल याद हो गया। हेड में होती है तेरी बेटा 29, ठीक है, तेरी क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम में होती है 26, रिप्स तेरी जो है 24, और तेरी जो स्टर्नम है वो है बेटा 1। अब एक बार मैं हटता हूं, किसी को नोट करना है तो वो कर ले। देख अब अगर किसी को बच्चा नोट करना है तो वो कर सकता है, अभी के अभी बेटा मेरे साथ ही इनको याद कर ले कौन सी कितनी है। अगले लेक्चर में मजा आएगा तेरे को, इजीली नंबर से रिलेटेड तेरे को समस्या नहीं रहेगी यार, समझ रहा है तू। अभी इनको याद कर ले बेटा, क्योंकि आगे और नंबर्स आएंगे और तू वहां गड़बड़ कर देगा। अभी तो तुझे ये भी याद रखना है कौन सी पेयरिंग में प्रेजेंट है, कौन सी अनपेयर्ड है। बट ईजी है बेटा, ईजी है, मुझे तो हमेशा से ईजी लगा है बोन्स। लोग ट्रिकें बनाते हैं इसको याद करने के लिए, गधे हैं बच्चे जो ट्रिक बनाते हैं इसको याद करने के लिए। देख अब मैं एक अगली स्लाइड लेता हूं जिसके अंदर मैं तेरे को बताता हूँ। देख टोटल कितनी थी तेरी 206, आजा देख इस तरीके से करता हूँ। देख टोटल कितनी थी 206, जिसमें से तेरी 80 बेटा यहाँ आ गई,
और तेरी 126 यहाँ आ गई, जिसमें से 120 होती हैं तेरी बेटा लिम्ब बोन्स, जो 6 होती हैं तेरी होती हैं गर्डल बोन्स। अब 180 में मैं देता हूँ तो 29 तेरी हेड होती है, 26 तेरी बेटा क्या होती है वर्टिब्रल कॉलम, और जो तेरी रिप्स होती हैं वो होती है 24, और तेरी जो स्टर्नम है वो है बेटा 1। क्या तुझे इस तरीके से चीजें याद है मुझे बता, क्योंकि तुझे अगर इस तरीके से चीजें याद होंगी तो आगे तुझे और इसका क्लासिफिकेशन करना है। इस तरीके से तू 6 से 8 बार लिखेगा। अब बेटा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वरना तुझे यहाँ पे लिखना है, ये हेड की बात कर रहा हूँ, ये मैं तेरे वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहा हूँ, ये मैं तेरी रिप्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं तेरे स्टर्नम की बात कर रहा हूँ, ये मैं तेरे गर्डल की बात कर रहा हूँ बेटा, ये मैं तेरी लिम्ब बोन्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तेरे को समझ में आ गया? ये तेरा क्या कहलाता है, ये तेरा अपेंडिकुलर कहलाता है, ये तेरा एक्सियल कहलाता है, और ये है तेरी बेटा टोटल ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बोन्स। क्या तू इस तरीके से इतनी तेजी से लिख सकता है? हाँ या ना, मुझे इतना बता। और बेटा जितनी बार तू लिखेगा ना उतना तू बेहतर होता जाएगा, उतना ही तुझे पकड़ना मुश्किल होता जाएगा। पढ़ाई का बेटा वो सिंपल सा असूल है, जितनी बार करोगे उतनी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो एक और बार आप यहाँ पे लिख लोगे। अब चलो हम आते हैं, अब थोड़ा सा बेटा थोड़ा और डाइवर्जिफाई करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैं हेड को उठा लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, हेड के ऊपर बात करता हूँ कि हेड के अंदर कितनी देखने को मिलेंगी आपको, राइट? आओ चलो देखो, तो देखो आप यहाँ पे क्या डालोगे, अब आप यहाँ पे डालोगे हेड, तो आप यहाँ पे डालोगे बेटा हेड। तो मैंने हेड में कितनी बताई थी आपको बेटा? हेड में मैंने बताई थी आपको 29 बोन्स। हेड में मैंने बताई थी बच्चा तेरे को 29 बोन्स। अब जरा देख, हेड में मैंने तेरे को बताई थी 29 बोन्स। अब देख मैंने तेरे हेड में तेरे को क्या क्या बताया था, आजा चल उस डायग्राम पे मैं तेरे को वापस लेके चलता हूँ। ये देख, हेड में जरा ध्यान से देख क्या क्या आ रहा है। एक आ रही है बेटा तेरी, ये पूरा का पूरा तेरे दिख रहा है, एक आ रही है तेरी स्कल। ठीक है, स्कल में बेटा दोनों चीज आ जाती है, एक आ जाता है तेरा ब्रेन बॉक्स जिसको कहते हो क्रेनियम बोन्स, क्रेनियल बोन्स। ठीक है, दूसरी आ जाती है तेरे बेटा फेस वाली बोन जिसको कहते हो फेशियल बोन। इसके अलावा मिडल ईयर में टाइनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिसको आप कहते हो बेटा ईयर ऑसिकल्स, जिनका आप नाम मुझसे आगे सुनोगे, मेलस इनकस स्टेपीस। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा एक आ जाती है बेटा यू शेप तेरी बोन जिसको आप कहते हो हायोड बोन। क्या कहते हो बच्चा इसको? इसको कहते हो आप हायोड बोन, हायोड बोन। देख आजा चल, ये देख तूने यहाँ पे हेड लिख दिया। अब हेड में तेरा क्या क्या आएगा देख, हेड में तेरा आता है बेटा, देख हेड में तेरा आएगा बेटा, एक तो आएगी तेरी स्कल, एक आएगा बेटा तेरा स्कल, दूसरा आएगा बेटा तेरा ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स। तो टेंशन मत लेना बेटा, अभी मैं सिर्फ आपको नाम लिखा रहा हूं, बाद में इन डिटेल बताएंगे कौन कैसा दिखता है, कहाँ प्रेजेंट है, क्या है। ठीक है, एंड एट लास्ट आ जाता है बेटा आपका हायोड बोन, हायोड बोन। ठीक है, जब मैं स्कल की बात करता हूं तो बेटा देख 29 में से जो 22 तेरी बोन्स होती हैं वो खाली स्कल में प्रेजेंट है, 22 तेरी स्कल में है। ईयर ऑसिकल में क्या होता है बेटा, एक में मेरी 3 प्रेजेंट है, दूसरे में मेरी 3 प्रेजेंट है, तो टोटल मेरी कितनी हो गई ईयर ऑसिकल में? मेरी 6 हो गई। पर मैं इसको 6 से सीधे नहीं लिखूंगा, मैं 3+3 लिखूंगा, मैं बच्चा 3+3 लिखूंगा। अब बेटा 3+3 का मतलब समझ, यानी कि 3 3 के 2 पेयर प्रेजेंट है, 3 तेरी ईयर ऑसिकल तेरी यहाँ प्रेजेंट है, 3 ईयर ऑसिकल तेरे यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, हायोड बोन की मैं बात करता हूं तो बेटा हायोड बोन होती है तेरी नंबर में 1, एक ही तेरी हायोड बोन होती है। ठीक है, जब मैं तेरे, अब देख तू इसका प्लस कर ले, 22+3 कितना हो गया 25, 25+3 28, 28+1 29। क्या तुझे हिसाब मिल गया? अब स्कल में भी तो बेटा तेरे दो हिस्से आ रहे हैं, एक आ रहा है तेरा ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम क्रेनियम क्रेनियम। ठीक है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं तेरे पास दिमाग है, भेजा है ठीक है, और दूसरा आ रहा है तेरा बेटा फेशियल बोन, फेशियल बोन। ठीक है, देख तो तू क्या लिखेगा यहाँ पे, तो तू बच्चा आगे यहाँ पे क्या लिखेगा? स्कल में भैया दो चीजें आती हैं, क्या क्या आ रहा है स्कल में? एक तो आ रहा है बेटा क्रेनियम, एक आ रहा है बच्चा तेरा क्रेनियम, दूसरा आ रहा है तेरा फेशियल। अब अगर कोई तुझसे पूछता है क्रेनियम कितनी होती है, तो क्रेनियम होती है बेटा तेरी 8। क्रेनियम जो बोन्स होती हैं बेटा वो होती हैं तेरी 8। तूने सुना भी होगा बेटा फ्रंटल, टेम्पोरल, स्फीनॉइड, एथेमॉइड। कल बात करेंगे, टेंशन ना ले। पैराइटल, ठीक है, आजा देख। इसके बाद आ जाता है बेटा तेरा फेशियल, फेशियल में जो होती है बेटा वो होती है 14 बोन्स। अब जरा 14 और 8 को प्लस करियो, कितना आता है 22। तो अब तू मेरे साथ बोलेगा कि हेड में होती है 29 बोन्स, जिसमें से अगर मैं बात करता हूँ स्कल
स्कल में होती हैं 22, जिसमें से अगर मैं बात करता हूँ स्कल के अंदर भी फेशियल जो होती हैं वो होती हैं मेरी 14, और जो मेरा क्रेनियम होता है बॉक्स वो होती है मेरी बेटा 8। ठीक है, इसके बाद मेरा क्या आता है, ईयर ऑसिकल्स आता है। ईयर ऑसिकल्स होते हैं टोटल 6, बट 3+3, 6 एक ही ईयर में प्रेजेंट नहीं है, 3 लेफ्ट ईयर में, 3 राइट ईयर में। ठीक है, टाइनी बोन्स होती है मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा आ जाती है एक का क्या कहते हैं, यू शेप हायोइड बोन, जो कि यहाँ प्रेजेंट है बेटा। दिख रहा है तेरे को ये रीजन, यू शेप हायोइड बोन तेरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब तूने देखा मैंने किस तरीके से आंख बंद करके बोला। अब मैं चाहूँ तो नींद में भी बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स ये चीजें लिखी हैं बेटा। बच्चों को पढ़ाया तो मल्टीपल टाइम्स में लिखता हूँ तो मुझे चीजें याद रहती हैं। आपको कैसे याद रहेंगी मल्टीपल टाइम्स लिखने से? ठीक है, मेरे साथ बोल, हेड में होती है 29, जिसमें से बेटा स्कल में होती है 22, जिसमें से 14 होती है फेशियल की, 8 होती है तेरी क्रेनियम की। देख हाथ रख रख के बोल, मजा आएगा तेरे को। 8 क्रेनियम की, 14 तेरी फेशियल की, तो टोटल स्कल की कितनी होगी 22। 3 ईयर ऑसिकल इसमें, 3 ईयर ऑसिकल इसमें, एक हायोड बोन यहाँ, पूरे हेड की हो गई तेरी 29 बोन्स। बता हाँ या ना, बोल मेरे साथ हाँ या ना। समझ में आ गया? मजा आ रहा है? और मजा आएगा तेरे को। अभी अभी तो तुझसे लिम्ब बोन्स और गर्डल बोन्स के बारे में बात करी जाएगी। और बेटा लिम्ब बोन्स तो तेरे लिए बहुत आसान है, लिम्ब बोन्स में तो कुछ है ही नहीं। आजा देख, लिम्ब बोन्स तेरी कितनी थी? 120 थी, बिल्कुल। 30 30 30 30, देखा जा। तो तू यहाँ पे क्या डालेगा? तू यहाँ पे लिखेगा लिम्ब बोन्स, लिम्ब बोन्स। नंबर कितना था मुझे इतना बता दे तू, क्या 120 था? बिल्कुल 120 था, 120 बोन्स। ठीक है, इसको एक बार इस तरीके से बंद कर देते हैं। अब भैया लिम्ब बोन्स दो होते हैं, एक होता है हैंड, एक होता है मेरा बच्चा फोर लिम्ब, एक होता है हाइंड लिम्ब। एक है बेटा फोर लिम्ब, एक है बेटा तेरा हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब मतलब बेटा लेफ्ट एंड राइट हैंड की बात चल रही है, हाइंड लिम्ब मतलब लेफ्ट एंड राइट लेग की बात चल रही है। फोर लिम्ब, और फिर आ जाता है बेटा आपका हाइंड लिम्ब। जो बच्चा फोर लिम्ब में तेरी होती हैं बोन्स, वो कितनी है देख जरा ध्यान से। वो है तेरी बेटा 30+30, 30 तेरी है बेटा लेफ्ट में, 30 है तेरे राइट में हैंड, और 30 बोन तेरी बेटा लेफ्ट लेग में, 30 बोन तेरी राइट लेग में। बता इससे इजी हो सकता है क्या याद करना? बता, लिम्ब बोन्स में तो कुछ है ही नहीं बेटा। लिम्ब बोन्स तो तेरी सबसे ही ज्यादा आसान है, लिम्ब बोन्स में तो तेरे को मेहनत करनी ही नहीं है। ठीक है, देख अब इसके बाद आ जाती है तेरी क्या बेटा, लिम्ब बोन्स के अलावा आ जाती है तेरी पेक्टोरल, और सॉरी माफ करना गर्डल बोन्स। तेरी आ जाती है बेटा गर्डल बोन्स। अब जो तेरी गर्डल बोन्स है ये कैसी है, आर्टिकुलेटिंग बोन होती है। ये कितनी होती है बेटा? ये होती है तेरी 6 बोन्स, जिसमें से शोल्डर वाला जो गर्डल होता है उसको कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, और जो तेरा बेटा नीचे वाला होता है हिप गर्डल भी जिसे कहा जाता है, जिसे पेल्विक गर्डल कहते हैं। पेल्विक रीजन तो बेटा आपने सुना होगा, काफी कॉमन शब्द है पेल्विक। नीचे वाला जो होता है बेटा पेल्विक कहते हैं इसको। आ जाओ देखो, तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा? तू यहाँ पे लिखेगा पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल मतलब बेटा जो आपके हैंड्स को जोड़ने में मदद करता है, किससे? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल। अब होता क्या है जरा देखना, पेक्टोरल गडल और नीचे हो गया पेल्विक गडल। अब होता क्या है बेटा, पेल्विक गडल एक तो आपका लेफ्ट लेग है, एक राइट लेग है। ये बेटा पेल्विक गडल जो है लेग को जोड़ने में मदद करता है। तो जो इसका नंबर आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 1+1। इसका नंबर देखने को मिलता है बेटा 1+1, यानी कि एक पेल्विक गडल लेफ्ट का है, एक पेल्विक गडल राइट का है। ठीक है बेटा, जबकि पेक्टोरल गडल में आपको देखने को मिलता है 2+2, यानी कि 2 लेफ्ट वाले में 2 राइट वाले में। टेंशन ना लेना, सब कुछ याद कराऊंगा कहां पर कौन सा कैसे प्रेजेंट है। अभी तू सिर्फ नंबर याद कर ले, बाकी काम मेरे पे छोड़ दियो। तो एक बात बता, लिम्ब बोन्स कितनी होती है? 124 लिम्ब, 30+30 हाइंड लिम्ब, 30+30। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ बेटा तेरे गर्डल के बारे में, टोटल 6 गर्डल होते हैं, जिसमें से पेक्टोरल गर्डल जो होता है तेरा वो होता है बेटा 2+2, और जो तेरा पेल्विक गर्डल होता है वो होता है तेरा 1+1। ठीक है, याद हो गया चीजें? आजा, बहुत आसान है। एक बार फिर पीछे चलें, तेरे हेड के ऊपर बात करें। हेड में होती है 29 बोन्स, जिसमें से 22 तेरे किस में होती है? स्कल वाले में होती है। स्कल के अंदर क्या क्या आ गया? 14 तेरी आ गई फेशियल, 8 आ गई तेरी क्रेनियम की यानी ब्रेन बॉक्स की। इसके अलावा तेरा ईयर ऑसिकल 3 तेरे लेफ्ट ईयर और लेफ्ट ईयर की, 3 तेरे राइट ईयर की। ठीक है, एक आ गई तेरी हायोड बोन।
क्या तेरे को समझ में आ गया ये पूरा सिस्टम? अब मैं पूरा का पूरा एक चार्ट खोल के बना दूं सारा का सारा, जिसके अंदर मैं तेरे को याद करा दूं चीजें। आजा देख, ये तूने अभी अभी करा था, आजा इसको हटाते हैं, पूरी तरीके से मैं वापस लिखता हूँ। देख अब मैं जो है सीरियसली नंबर लिखूंगा, जरा देखियो ध्यान से, और मैं चाहूंगा तू इसको पहचाने कि कौन सी चीज किसके बारे में बात करी गई है। टोटल बोन कितनी थी बेटा? क्या तेरी 206 थी टोटल बोन? 206 थी। फिर मैंने इसको डिवाइड करा था किसमें? तेरे एक्सियल में और अपेंडिकुलर में। एक्सियल में कितनी थी तेरी? 80। अपेंडिकुलर में तेरी कितनी थी? 126। 126 में से तेरी बेटा जो तेरी लिम्ब के लिए थी वो कितनी थी तेरी? लिम्ब बोन्स ये थी तेरी तेरा 120। जो तेरी गर्डल बोन्स थी वो तेरी थी कितनी? 6। ये बेटा इसको भी मैं डिवाइड कर सकता हूं, तो ऐसे कह सकता हूं 4 लिम्ब जो है 30+30 है, और जो आपका हाइंड लिम्ब है वो भी 30+30 है। ठीक है, देख एक मिनट, 30+30, जरा आजा देख। और जबकि मैं 6 गर्डल बोन्स की बात करता हूं तो बेटा एक होता है पेक्टोरल गर्डल, एक होता है पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल 2+2 था बेटा, जबकि पेल्विक गर्डल 1+1 है। ठीक है बेटा, अब देख ले 126 का हिसाब तेरा बैठ गया नहीं बैठ गया? तेरा अपेंडिकुलर का हिसाब बैठ गया या नहीं बैठ गया? हटू मैं एक बार, क्या तेरे को समझ में आ रहा है? जब तू बेटा ये बनाने लग जाएगा ना, यकीन मानिए तुझे कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। तू मेरे से पढ़, मैं तुझे ट्रिकें याद कराना भुला दूंगा, तू कभी ट्रिकों का नाम नहीं लेगा। तू तू बेटा डॉक्टर बनने वाला है, समझ रहा है? तू मजाक मत ले, कॉलेज में भी क्या ट्रिकें बनाता रहेगा? बेटा 19 सब्जेक्ट है, हालत खराब हो जाएगी तेरी। मजाक लगता होगा तेरे को, डॉक्टर बनना मजाक नहीं है बेटा, समझ इस बात को। मेहनत करनी पड़ती है। ये एग्जाम क्यों रखा गया है? ये एग्जाम इसलिए रखा गया है जिससे यार फिल्टर करा जा सके कि बाकी में कौन इतना प्रेशर लेने योग्य है या नहीं है। क्या आप इतना प्रेशर ले सकते हो? आप अगर अभी नीट का प्रेशर नहीं ले पा रहे हो तो आप बेटा कॉलेज सर्वाइव नहीं कर सकते। मेडिकल कॉलेज बेटा मजाक नहीं है, कुछ पढ़ाई बेटा बहुत मुश्किल होती है। जैसे कि बेटा सीए बनना, सीए की जो पढ़ाई होती है वो मुश्किल होती है। आपका क्या कहते हैं, डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है वो बहुत मुश्किल होती है। कुछ टफेस्ट बेटा पढ़ाई होती है जो बहुत मुश्किल होती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्रेन लगता है, और हाईली एफिशिएंट लोग ही इसके अंदर जा सकते हैं। इसलिए ये एग्जाम रखा गया है। ठीक है, अब आजा देख 80 बोन्स में बात करते हैं तेरी। तो एक बात बता, तेरे हेड में कितनी थी? क्या तेरे हेड में 29 थी? ठीक है, इसके अलावा तेरे वर्टिब्रल कॉलम में कितनी थी? 26 थी। तेरी बेटा रिप्स कितनी थी? 24 थी। तेरा बेटा स्टर्नम कितना था? तेरा 1 था। अब इसके अंदर भी मैं तेरा डिवाइडेशन करता हूँ, तो तेरा जब मैं हेड में स्कल की बात करता हूँ तो स्कल में कितनी थी तेरी? 22। ईयर ऑसिकल कितने थे तेरे? 3+3 थे बेटा। ठीक है, और हायोड बोन तेरी कितनी थी? हायोड बोन थी तेरी बेटा 1। अब 22 को मैं डिवाइड करता हूँ फर्दर, तो बेटा फेशियल और क्रेनियम में कर सकता हूँ। क्रेनियम तेरा 8 हो गया, फेशियल तेरा 14 हो गया। अब मुझे पूरा का पूरा हिसाब बता दे, ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, बता दे मेरे को। अगर तेरे को लगता है मैंने कहीं भी गलती करी है तो तू मुझे बता दे। पूरा हिसाब कर ले, तेरा सारा हिसाब बैठ जाएगा। ये है बेटा तेरा पूरा ग्राफ जो तुझे रटा होना चाहिए। इसके अंदर भी बेटा एक एक बोन का नाम तेरे को याद करना है। सारी बोन्स का नाम याद कराऊंगा। क्या तेरे को एक ग्राफ समझ में आया नहीं आया? मुझे इतना बता दे, हाँ या ना। क्या समझ में आ रहा है तेरे को ग्राफ? बिल्कुल भेजे में सेट हो रहा है बेटा। 206 पूरी बोन होती है, 80 तेरी एक्सियल में होती है, अपेंडिकुलर में तेरी 126 होती है। 126 में से तेरी जो लिम्ब में होती है वो 120 होती है। 4 लिम्ब में, यानी कि तेरा बेटा एक लेफ्ट हैंड हो गया, एक राइट हैंड हो गया। लेफ्ट हैंड में कितनी है? 30। राइट हैंड में कितनी है? 30। लेफ्ट लेग में कितनी है? 30। राइट तेरे लेग में कितनी है? 30। और सबको टोटल करोगे तो 120 लिम्ब बोन्स मिल जाएंगी। गडल बोन्स क्या होती हैं? आपकी आर्टिकुलेटिंग बोन्स होती हैं, जो बेटा आपकी जो हैंड और लेग है इनको बेटा एक्सियल सिस्टम में जो जोड़ने में मदद कर रहे हैं, जो उनको कहते हैं गडल बोन्स। जिसमें से पेक्टोरल गडल, शोल्डर वाले जो हो गए बेटा 2+2, 2 तेरी लेफ्ट के लिए 2 तेरी राइट के लिए। ऐसे ही पेल्विक के लिए 1 तेरी लेफ्ट के लिए 1 तेरी राइट के लिए। क्या तेरे को समझ में आ गया? पेक्टोरल गडल, पेल्विक गडल। पेल्विक रीजन को हिप रीजन भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब 80 वाले पे आते हैं। चल तेरे एक्सियल पे, एक्सियल बोन कितनी होती है? 80 होती है। इसके अंदर जो हेड होता है उसके अंदर 29 आती है। अगर हेड को भी मैं डिवाइड करना चाहूं तो स्कल के अंदर 22 होती है। स्कल में भी मैं डिवाइड करना चाहूं तो तेरी क्रेनियम जो होता है तेरा बेटा, जो ब्रेन बॉक्स है उसको, उसके अंदर प्रेजेंट है तेरी 8 बोन्स, और जबकि जो फेशियल बोन्स है वो है तेरी बेटा 14। और इसी हेड के अंदर तेरी आ जाती है ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं? टाइनी बोन्स होती हैं जो कि आपके प्रेजेंट होती हैं बेटा किसमें? मिडल ईयर में। 3 तेरे बेटा लेफ्ट वाले ईयर में, 3 तेरे राइट ईयर में। ठीक है, टोटल 6 ईयर ऑसिकल्स हो गए। और एक यू शेप हायोइड बोन तुझे जॉ के नीचे देखने को मिलती है। समझ में आ गया? जो कि होती है तेरी 1। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई तुझसे कहता है वर्टिब्रल कॉलम कितना होता है, तो वो होता है बेटा 26 बोन्स तेरी वर्टिब्रल
कॉलम में प्रेजेंट है, 24 तेरी बेटा रिब्स के अंदर प्रेजेंट है, और एक जो बची वो है तेरी बेटा स्टर्नम। ये है तेरा पूरा 206 बोन्स का हिसाब। मजा आया बेटा, एनर्जी लगी। अब तू सोच मेरे सामने बैठा होता, अपन दोनों ऑफलाइन कर रहे होते, बेटा क्लास में जान लग जाती है, आग लग जाती है, बच्चे साथ साथ बोलते हैं, एकदम अलग लेवल का फील होता है, मजा होता है। बट बेटा ऑनलाइन भी अपने आप में बहुत बेहतरीन है। बेटा हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। जितना कंटेंट ऑनलाइन में डिलीवर करा जा सकता है ना, उतना ऑफलाइन में नहीं हो पाता। आ जाओ। और बेटा ये इंटेंसिटी होनी चाहिए। अगर मैं जितने दम से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसका आधा भी एफर्ट दे रहे हो ना बेटा पढ़ते समय, जो आप लेक्चर ले रहे हो, तो आपको इंटरेक्टिव क्लास लगेगी। मेरे सामने सर खड़े हैं और मुझे बता रहे हैं, और डाउट तो बेटा आएंगे नहीं, आते हैं तो लिख देना कमेंट्स में, डाउट वहां पर सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। अब देख बता, तेरे को एक पूरा का पूरा समझ में आ गया? ये देख, ये चार्ट मैं तेरा छोड़ के जाऊंगा जिससे तुझे याद रहे चीजें। अब बेटा एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, चल। बेटा यही रीजन था कि मैं आगे की और चीजें क्यों नहीं लाया, वरना मैं सोच रहा था आपको जो है स्कल तो पढ़ा ही दूं, ठीक है। बट मुझे पता था अगर मैं बच्चों को आज स्कल पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो मैं उनको 206 बोन्स याद नहीं करा पाऊंगा। अगर किसी ने मेरे साथ बेटा जिस इंटेंसिटी के साथ मैंने करा, उस इंटेंसिटी से करा है, ठीक है, तो आपको यहीं पे याद हो गई। और घर पे तुझे 5 बार और लिखना है यही ग्राफ। ये जो मैंने लास्ट तुझे एक स्लाइड बनाई थी ना अभी इससे जस्ट पहले, जिसके अंदर मैंने पूरी 206 बोन्स एक ही स्लाइड पर दिखाई थी, उस तरीके से तेरे को ये पूरा का पूरा बनाना है। मैंने लिखा नहीं था, तुझे लिखते हुए बनाना है बेटा ये, ठीक है। और ऐसे लगभग 4 से 5 बार तुझे लिखना है, कभी भी समस्या नहीं आएगी, हमेशा याद रहेंगी। उठा के भी तुझे पूछूंगा ना रात को 2 बजे, तो भी तू सीधे पट 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 बोलेगा मुंह से, बिल्कुल तोते की तरह। तरीके होते हैं बेटा पढ़ने के, तरीका सीखो पढ़ने का, ठीक है। पढ़ाई आसान है। जो पूछते हो ना आप, टॉपर 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 क्या करते हैं, टॉपर यही करते हैं बेटा, एक ही चीज को 15 बार करता है टॉपर, तब वो टॉपर बनता है। और कुछ अलग नहीं करता टॉपर। टॉपर बेटा सेम चीज पे लगा पड़ा है, टॉपर टीचर की बात मानता है। टीचर ने कह दिया ना ये चीज करनी है, ऐसे करनी है, टॉपर ऐसे ही करता है बेटा, वो अपनी बुद्धि नहीं लगाता ज्यादा। अगर अगर बेटा मैं ऑफलाइन में किसी को कहता हूँ ना बेटा तो ये 6 बार करना है, और कल मैं तुझसे पूछूंगा तो बच्चा मानता है, सर ने कह दिया 6 बार करना है तो 6 बार करके आना है। ऑनलाइन में तो बेटा मैं चेक नहीं कर सकता आपके, समझ रहे हो, ऑफलाइन में तो मैं चेक कर लेता हूँ, और जो नहीं करता उसे डंडे पड़ते हैं। अब बेटा ऑनलाइन में कैसे हुआ, अपने साथ ईमानदार रहो, चीजें करो ईमानदारी के साथ। आओ देखो। अब देख चल, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कल मैंने तेरे को मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था। अब मैं कल ही चाहता तो एनसीईआरटी पढ़ा देता और 20 मिनट लगते, बट कल तेरे को चीजें याद थी तो तुझे अच्छे से समझ में आता सारा कुछ। आज तुझे थोड़ी थोड़ी धुंधली याद तेरी हो गई होंगी। अब मैं तेरे पे जब वापस से उस ब्रेन पे जोर डालूंगा, तेरे छोटे से, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ तेरा ब्रेन बॉक्स में ही प्रेजेंट होगा, कहीं घुटनों में ना पहुंच गया हो बेटा, नीज में ना पड़ा हो तेरा ब्रेन ठीक है, तेरे ब्रेन बॉक्स में ही प्रेजेंट होगा। थोड़ा सा उस पर जोर देंगे, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, चीजें वापस कुरेद कुरेद के लेके आएंगे। अच्छा देख, देख मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो बेटा अगर तेरे को मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है तो सबसे बेहतरीन तरीके से जो एक्सप्लेन करती है, जो थ्योरी है, वो है आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। विच स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। तो बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपकी ये कहती है कि भैया जो मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इस तरीके से होता है कि भैया जो आपका थिन फिलामेंट होता है ना, वो स्लाइड करता है किसके ऊपर, थिक फिलामेंट के ऊपर, यानी कि स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, या फिर आप इसको ये कह सकते हो स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर द मायोसिन फिलामेंट, राइट। आपको समझ में आ गया बच्चा? आगे देख, muscle contraction is initiated by a signal sent by the central nervous system by a motor neuron। तो बेटा जो तेरा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इनिशिएट कौन करता है, आपका सीएनएस करता है। और किसके थ्रू सिग्नल भेजता है बेटा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजता है सिग्नल। और किसको भेजता है, आपके बेटा मसल फाइबर को, ठीक है। A motor neuron along with the muscle fiber connected to it constitute a motor unit। तो बेटा एक जो मोटर न्यूरॉन होता है
जब वो कई सारी मसल फाइबर के साथ कनेक्ट करता है तो वो बनाता है आपका क्या, एक मोटर यूनिट। अच्छे से बताई थी, याद कर। द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। तो जब बेटा एक तेरा मोटर न्यूरॉन एक मसल फाइबर के सार्कोलेमा के साथ जो जंक्शन बनाता है उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। तो मोटर यूनिट अलग चीज है, मोटर एंड प्लेट अलग चीज है। मोटर यूनिट का मतलब क्या है, जब एक मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर, ग्रुप ऑफ मसल फाइबर के साथ जब तुझे देखने को मिलता है उसके साथ, तो उसको आप कहते हो मोटर यूनिट। बट जब एक मोटर न्यूरॉन तेरा एक मसल फाइबर के सार्कोलेमा के साथ जो जंक्शन प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच का, उसको कहा जाता है बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। समझ में आ गया, दिमाग को हिट कर गया, मजा आ गया, बढ़िया। अब देख आगे की कहानी। अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेस अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन व्हिच जनरेट्स। तो बेटा जब ये सिग्नल आपका पहुंचता है इस जंक्शन पर तो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसको कहते हैं एसिटाइलकोलिन। क्या इसके रिलीज को एक्सोसाइटोसिस कहा था? कहां से रिलीज होता है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज होता है। तो बेटा एनसीईआरटी तो ऊपर ऊपर से निकलती है, हम बिल्कुल अंदर घुस के बात करते हैं। विच जनरेट्स, जो कि क्या जनरेट करता है, देख बेटा, विच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, जो कि बेटा सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और एक्शन पोटेंशियल का मतलब बेटा तेरा क्या है? एक्शन पोटेंशियल का मतलब है तेरा बच्चा क्या हुआ है भैया, मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो गई है, चार्जेस चेंज हो गए हैं, याद कर, कल अच्छे से बताया था। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इन द सार्कोप्लाज्म। और जब ये पूरी मसल फाइबर में आपका बेटा एक्शन पोटेंशियल फैल जाता है तो आपके बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं। कहां पर? सार्कोप्लाज्म में। और जैसे ही ये कैल्शियम आयन आते हैं तो देख क्या होगा, इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। जैसे ही बेटा ये कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होने लगता है, ये कैल्शियम बेटा बाइंड कर जाता है ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट के साथ। क्या था उस सब यूनिट का नाम? टीपीसी था। और ये बेटा ट्रोपोनिन कहां पर प्रेजेंट है? आपका एक्टिन फिलामेंट पर प्रेजेंट है। एंड देयर बाय रिमूविंग द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। तो बेटा जो एक्टिन के ऊपर तेरी मायोसिन की एक्टिव साइट प्रेजेंट है उसके मास्क को रिमूव कर देता है कौन? ये कैल्शियम। किससे बाइंड कर रहा है? तेरी ट्रोपोनिन की सब यूनिट से। क्या नाम है उसका? टीपीसी नाम है। और जैसे ये बाइंड होता है तो देख क्या होता है, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। इसके बाद क्या होता है बेटा, जब ये हो जाता है तो आपको पता है एटीपी आके जुड़ता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है, उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करता है। देख, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी के हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो मायोसिन हेड देख क्या करता है, द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। तो बेटा देख क्या करता है, जैसे ही ये जो हाइड्रोलिसिस हुआ एटीपी का, इससे एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी से आपका जो मायोसिन का हेड है वो किस में पहुंच जाएगा? हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। और इसी हाई एनर्जी स्टेट का फायदा उठा के इस तरीके से ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेगा, एक्टिन के साथ जो है बेटा आपका बाइंड कर जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ गया? हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। देख ये फिगर याद है तेरे को? देख यहाँ फर्स्ट स्टेप कौन सी है, ये है बेटा तेरी क्रॉसिंग, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। जब एटीपी आके जुड़ता है तो तेरा क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। जैसे एटीपी जुड़ेगा फिर होगा एटीपी का हाइड्रोलिसिस, ये है तेरी सेकंड स्टेप। फिर जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, मायोसिन का हेड उसके साथ क्या करेगा? जुड़ जाएगा, क्रॉस ब्रिज बना लेगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, थर्ड स्टेप। देन फोर्थ स्टेप में क्या होता है बेटा? फोर्थ स्टेप में तेरा होता है क्या? स्लाइडिंग या फिर रोटेशन। और स्लाइडिंग रोटेशन होने के बाद भी बेटा ये यों इस तरीके से जुड़ा रहता है जब तक एक नई एटीपी नहीं आती। नई एटीपी जैसे आएगी ये क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा और फिर से जो है ये साइकिल शुरू हो जाएगी। तो 1 2 3 4 तुझे याद आ रहा है ना बेटा कि कौन सा स्टेप तेरा 1 स्टेप है, कौन सा तेरा सेकंड स्टेप है, कौन सी थर्ड है, कौन सी फोर्थ है? बेटा एनसीईआरटी इस फिगर को तो बना देती है बट ये नहीं बताती कि ये पॉइंट कहां से शुरू होता है। और नीट में लगभग 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, स्टेटमेंट दे दिए थे और कहा था भैया जरा अरेंज करके दे दो कि जो है आपका मसल कॉन्ट्रेक्शन की स्टेप्स क्या क्या है। समझ रहे हो बेटा? ये क्वेश्चन आ चुका है आपका शायद 2-3 साल पहले या फिर आ चुका है, मैं इतना श्योर नहीं हूँ कब आया था बट ये क्वेश्चन आपका आस्क हो चुका है, पूछा जा चुका है। तो बेटा पता होना चाहिए तेरे को कि पहली स्टेप होती है ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, दूसरी होती है आपका
एटीपी का हाइड्रोलिसिस, थर्ड होती है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, और फोर्थ होती है बेटा स्लाइडिंग यानी कि स्ट्रोक, यानी कि स्ट्रोक जिसके अंदर आपका बनता है। याद आ रहा है बेटा? देख आ जा, देख आगे बेटा। दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ए बैंड। और बेटा ये क्या करता है, ये आपका पुल करता है किसको, आपके, आपको पता है बेटा जब मायोसिन हेड इस तरीके से जुड़ जाता है एक्टिन पर, तो ये एक्टिन को जो है बेटा सेंटर पे खींचता है, किसके, ए बैंड के, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। या फिर आप कह सकते हो बेटा सार्कोमियर के आपके सेंटर की तरफ भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों ही लाइन सही है। The Z line attached to these actins are also pulled inwards, thereby causing a shortening of the sarcomere, that is contraction। तो बेटा जैसे ही ये एक्टिन खिंचता है, तो एक्टिन बेटा तेरा Z लाइन से जुड़ा हुआ है, तो Z लाइंस भी अंदर की तरफ खिसकना शुरू कर देती है, और इसी को कहते हो आप शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। सार्कोमियर जो पहले इतना दिख रहा था वो इतना हो चुका है, वो शॉर्टन हो चुका है, और इसी को कहा जाता है बेटा तेरा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देख आगे, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप्स दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल दैट इज कॉन्ट्रैक्शन द आई बैंड गेट रिड्यूस्ड। तो बेटा आपको ऊपर से ये पता लग रहा है भैया जब मसल की शॉर्टनिंग होती होती है यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपका आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, वेयर एज द ए बैंड रिमेन्स रिटेन्स द सेम लेंथ। जबकि ए बैंड जो है बेटा अपनी सेम लेंथ को रिटेन करता है, जो कि बेटा हम आपको याद होगा कल मैंने इन्हीं फिगर्स का इस्तेमाल करके आपको बताया था, जिन फिगर्स के एनसीईआरटी यहाँ पर अब बात कर रही है, ठीक है। द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गोज बैक टू इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। और जब बेटा ये मायोसिन हेड एडीपी और आपके किसको छोड़ देता है, आपके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, तो रिलैक्स स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है। अ न्यू एटीपी बाइंड एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। और जैसे ही नई एटीपी बेटा बाइंड करती है तो तेरा क्रॉस ब्रिज टूट जाता है, ठीक है। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। और जब बेटा फिर से जब तेरी एटीपी इससे बाइंड कर जाती है, क्रॉस ब्रिज टूट जाता है, फिर एटीपी का अगेन तेरा हाइड्रोलिसिस होता है, किसके द्वारा होता है एटीपी का हाइड्रोलिसिस, मायोसिन के हेड के द्वारा, ठीक है। और ये साइकिल में फिर क्या होता है, द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड द ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग द फर्दर स्लाइडिंग। और बेटा फिर से वही होगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, स्लाइडिंग होगी, ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलती रहेगी। अब एनसीईआरटी बेटा इतना क्लियर करके नहीं बताती ये सब, जितना क्लियर हमने करके बताया। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे तो आपके बेटा छक्के बक्के छूट जाएंगे, आपके छक्के छूट जाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा सर ये क्या बातें कर रहा है, क्वेश्चन तो सीधी तरीके से पूछ लेता है और लाइनों में जब एक्सप्लेन करने की बारी आती है तो बड़ा फंसा फंसा के देता है। तो बेटा पता होना चाहिए, और कब पता होगा, जब तू लेक्चर लेगा, ठीक है। देख अब तू देख आगे क्या लिखे, देख द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae resulting in the masking of the actin filament। देख ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक बेटा तेरे कैल्शियम आयंस वहां पर प्रेजेंट हैं। तो ये प्रोसेस रुकनी है तो क्या करना होगा, इन कैल्शियम आयन को पंप बैक करना होगा, कहां पर, तेरे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और जैसे ही ये जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो मास्किंग जो हटी पड़ी थी वो मास्किंग फिर से हो जाएगी। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट यहाँ पर प्रेजेंट है, जो अनमास्क हुई पड़ी थी वो फिर से मास्क हो जाएगी, ठीक है। This causes the return of Z lines back to their original position, that is relaxation। और बेटा जैसे ही ये होगा Z lines आपकी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर पहुंच जाएंगी और इसी को कहते हैं मसल रिलैक्सेशन, ठीक है। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। तो बेटा जो रिएक्शन टाइम होता है फाइबर्स का ये वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट मसल्स के अंदर, ठीक है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them causing fatigue। अब बेटा अगर कोई रिपीटेड मसल्स का एक्टिवेशन करेगा, इसका मतलब क्या है बेटा, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर रहा है, वो बार बार अपनी मसल्स को जो क्या करा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो जब तक ये बेटा चलता रहेगा तो क्या होगा, इतना होगा कि बॉडी की एनर्जी की डिमांड बेटा सरपास कर जाएगी किसको, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई को। और जैसे ये इसको सरपास करेगी या आउटपेस करेगी तो बेटा क्या होगा, बॉडी जो है क्या करेगी बेटा, मसल्स एनारोबिक ब्रेकडाउन शुरू कर देंगे आपके ग्लाइकोजन का, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का। और फिर आपके क्या होगा, उसका बाय प्रोडक्ट बनेगा आपके एनारोबिक ब्रेकडाउन का बाय प्रोडक्ट बनेगा लैक्टिक एसिड, जो कि स्टोर होता जाएगा मसल्स के अंदर, और आपकी मसल्स हो जाएंगी फटीग्ड, ठीक है। मसल कंटेन अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। तो बेटा मसल्स जो है एक रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कंटेन करती है जिसका नाम होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कंटेंट इन is high in some of the
इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव्स अ रेडिश अपीयरेंस। तो बेटा कुछ मसल्स के अंदर जो मायोग्लोबिन कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिस वजह से उनकी जो अपीयरेंस होती है वो बेटा रेडिश होती है, ठीक है। सच मसल्स आर कॉल्ड द रेड फाइबर्स, और ऐसी मसल्स को कहा जाता है बच्चों आपकी रेड फाइबर्स। These muscles also contain plenty of mitochondria which can utilize large amount of oxygen stored in them for ATP production। और बेटा जो रेड मसल फाइबर्स आपकी होती हैं इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया करती है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, तो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए आपको चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि इनके पास होती है, और उससे ये करते हैं लार्ज अमाउंट में एटीपी का प्रोडक्शन, ठीक है। दीज मसल्स देयरफॉर कैन आल्सो बी कॉल्ड एरोबिक मसल्स, इसलिए इनको एरोबिक मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड some of the muscles possesses very less quantity of myoglobin and therefore appear pale or whitish। और बेटा वो जो है आपकी क्या होती है, दूसरी तरफ कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर मायोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा जो है बच्चों आपका क्या है, कम है, जिस वजह से जो है वो बेटा आपकी पेल और व्हाइटिश आपको देखने को मिलती है, ठीक है। देयरफॉर दीज आर व्हाइट फाइबर्स, इसलिए इनको व्हाइट फाइबर्स कहते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो फ्यू इन देम, तो बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वो भी इनके अंदर क्या होता है, कम होता है। बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई, बट बेटा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट होता है वो कहां पर हाई होता है, आपके व्हाइट मसल फाइबर्स में, ठीक है। दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, और बेटा ये डिपेंड करती है किस पर, एनारोबिक प्रोसेस पर, इसके लिए एनर्जी के लिए। क्या बेटा ये सारे पॉइंट्स हमने लिखवा दिए हैं आपको, क्या आपको सारी चीजें समझ में आ गई बेहतरीन तरीके से अलग लेवल पर। और जो डायग्राम के एनसीईआरटी बात कर रहा था वो बेटा ये था कि रिलैक्स के अंदर आपको दिखा रखा है भैया एच जोन कहाँ पर है, आई बैंड की लेंथ कितनी है, सार्कोमियर की लेंथ कितनी है, ए बैंड की कितनी है, क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग का दिखा रखा है, इसके बाद फिर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन का भी आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो बेटा यही सब जो है हमें आज आपके साथ डिस्कस करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, आपको मजा आ गया होगा एकदम पढ़ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और जितना मैंने पढ़ाया है बेटा इसको पढ़ के आना है, खासकर स्केलेटल सिस्टम की एक एक बोन आपको याद होनी चाहिए। फिर से बता दूं बेटा, बताऊं, चल नहीं बताऊंगा फिर से, तो खुद करके आ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ख्याल रख अपना, पढ़ाई करता रहे, मस्त रहे, पेपर बहुत सॉलिड निकलेगा, मेरे साथ लगा रहे, मजा आ जाएगा तेरे को। बायोलॉजी मुझसे ले, बायोलॉजी में तेरे को पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री तू अपने टीचर से पढ़ ले, जिनसे तुझे अच्छा लगता है वो पढ़ना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ख्याल रख अपना।